अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल इश्क सिर्फ तुम, रिटन बाय फ़ायज़ा अहमद की किस्त नंबर 7 है ये। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पर्पल कलर का लहंगा पहने, ऊपर रेड कामदार दुपट्टा ओढ़े, बालों को कर्ल डालकर खुला छोड़े, डार्क रेड लिपस्टिक लगाए, वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। ज़रवा कहाँ है नवाल? इसने दुपट्टा दुरुस्त करती नवाल से पूछा। वो तैयार हो रही हैं। आपको पता है हारून भाई बहुत ही गुड लुकिंग लग रहे हैं, नवाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुंचों के होते हुए वो कहाँ हैंडसम लग सकता है? ज़रवा ने मिरर में खुद को देखते हुए नाक सिकोड़ कर कहा। आपी कोई हाल नहीं, नवाल ने मुंह बनाते हुए तासुफ से कहा। आपी जल्दी से चलें, हाल जाना है, जिनिश ने रूम में आते हुए उजला से कहा। हाँ हम आ रहे हैं, नवाल ने कहते ही बड़ी सी ब्राउन शाल जिले पर ओढ़ते हुए कहा। जिले ने मुंह बनाते खुद को चादर में पैक होते देखा था। ऑपरेशन परसों होगा, इसने पीर शाहजी साहब को बताते हुए रुख पलटा। या वो ठटका, इसकी नज़रें वहीं जम सी गई थी। वो वाइट लहंगा चोली में सीढ़ियाँ उतरती इसकी तरफ ही आ रही थी। वाइट लहंगे पर कॉपर कलर का तिल्ले का काम हुआ बाजू कोहनियों तक थे, जो फुल काम से बोझल थे। बालों को खुला किए, लेकिन इन पर कॉपर कलर का दुपट्टा ओढ़े वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो खुद वाइट सूट में था, जिस पर ब्लैक कलर की बटन थे, जिससे वो सूट इसकी लंबी जिसामत पर खूब जच रहा था। कैसी लग रही हूँ मैं? इसने अपना लहंगा चुटकियों में उठाए हुए इश्तियाक से इससे कहा था। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन आप मुझे सादगी में ज़्यादा प्यारी लगती हैं ज़रवा। वो कहता हुआ चुप हुआ। सादगी में आप मुझे अपने दिल में घुसती हुई महसूस होती हैं। ब्लैक शीशों वाली चादर जब आप सर पर लेती हैं तो आपकी लौंग भी मुस्कुरा उठती है। वो मंजर मुझे बहुत सब मंजरों से ज़्यादा प्यारा लगता है ज़रवा, धीमे से कहता। वो ज़रवा को सारी दुनिया से ज़्यादा प्यारा लगा था। मैं जानती थी आप इसी से मिलता जुलता कुछ कहेंगे। ज़रवा ने इसकी शर्ट के बटन्स को दुरुस्त करते हुए लाड से कहा। अच्छा तो मेरी जरी मुझे इतना समझने लगी है? अजमान ने शरारत से पूछा। इससे भी ज़्यादा, ज़रवा ने इसके दिल के मकाम पर हथेली रखते हुए चमकती आंखों से कहा। अजमान ने इसके हाथ की पुष्ट पर हाथ रखा। जब क्लिक की आवाज़ पर वो दोनों चौंके। सामने ही मुईज़ गले में कैमरा लटकाए दोनों को कैमरे में शूट कर चुका था। अजमान ने इससे घूरा। जब ज़रवा जल्दी से इससे थोड़ा पीछे हुई। शर्म तो नहीं आती होगी तुम्हें इस तरह की हरकत करते हुए? अजमान ने इसे घूरते हुए पूछा। बिल्कुल भी नहीं, मैं कौन सा किसी की जेब काटते हुए पकड़ा गया हूँ, या फिर किसी लड़की से फ्लर्ट करता हुआ पकड़ा गया हूँ, या फिर किसी के मुँह से नवाला छीन कर भागा हूँ, जो मुझे शर्म आनी चाहिए। वैसे भी शर्म और मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, इसलिए मुझे शर्म नहीं आ सकती। मुईज़ जब बोलने पर आया तो फिर बोलता ही कौन इसे चुप करवा सकता था? उफ, कानों में दर्द कर देते हो तुम, अजमान ने सच होते हुए कहा। तो यह आपके कानों का फॉल्ट है, मुझ मासूम का इसमें कोई क्या कसूर? मुईज़ ने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा। ज़रवा खुलकर मुस्कुराई। सीरियसली मुईज़ भाई से आप सिच हो गए? वाह, ज़रवा ने खिलखिलाते हुए होंठों पर हाथ रखकर कहा। ज़रवा बाज आ जाएं आप। अजमान ने दोनों को घूरा। अजी भाई वैसे आप मुस्कुराते हुए बुरे नहीं लगेंगे, इसलिए कभी कभी होंठों को मुस्कुराने की इजाज़त दे दिया करें। वो कहता हुआ भाग गया था। अब इसकी कुट भी लग सकती थी बॉक्सर भाई के हाथों। तू लग बच्चू मेरे हाथों, मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा मैं। अजमान ने दांत पीसते हुए पीछे से इससे धमकी दी। अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इसने खफगी से पूछा। जवाबन वो मुस्कुराती सर हिलाती हुई मुईज़ के पीछे भागी। इसके जाने के बाद वो हल्की सी मुस्कान से हारून के कमरे में बढ़ा था। रोहान, सब सबूतों और पेपर्स मैंने इंस्पेक्टर अरहम को दे दिए हैं, सो तुम परेशान मत हो। कल सुबह दोनों बाप बेटा जेल के अंदर होंगे। हारून ने इसे फ़ोन में से मजबूत लहजे में तसल्ली दी। ओके, फिर कल ही बात होगी, अल्लाह हाफिज़। हारून ने अजमार को देखकर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। किससे बात कर रहे थे और कौन जेल में होगा? अजमार ने अपने भाई को देखते हुए आईब्रो झुकाकर संजीदगी से पूछा। परेशानी की बात नहीं, बस किसी के मुजरमों को सजा दिलवानी है। हारून ने फ़ोन पॉकेट में डालते हुए, एहतियात से रहिएगा आप। अजमान ने संजीदगी से इसे हिदायत दी। तुम फिक्र क्यों करते हो मेरे राज दुलारे, तुम बस खुश रहो और समझो तुम्हारा भाई भी खुश है। हारून ने मोहब्बत से अपने भाई को देखते हुए कहा। अच्छा चलें, शादी हॉल जाना है, नीचे सब वेट कर रहे हैं आपका। अजमान ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। चलो, वो कहता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे अजमान भी गहरी सांस लेता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा था।
ضلع کہاں ہے؟ نوین نے نوال کو اکیلے نیچے آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ وہ چچی آپ ہی واش روم میں ہیں، آ جاتی ہیں تھوڑی دیر تک۔ ضروا نے لب بھینچے، سر میں شدید درد تھا لیکن وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے تھی کہ کسی کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ازمار باہر گاڑیوں کی ارینجمنٹ دیکھ رہا تھا جبکہ ہارون کی نظریں صرف سیڑھیوں کی طرف تھی جہاں سے عزیز جان نے دلہن کے روپ میں آنا تھا۔ ضروا جاؤ ضلع کو لے آؤ۔ نوین نے سونے کی چوڑیاں پہنتے ہوئے مصروف سے انداز میں ضروا سے کہا۔ جی چچی امی، وہ کہتی ہوئی زبردستی صوفے سے اٹھی تھی۔ ازمار فون کان میں لگائے اندر آیا۔ زینش بلیک سلور کمبینیشن کی فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی لیکن وہ اسپاٹ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ نوال نے ریڈ سلور کمبینیشن کی فراک پہنی ہوئی تھی، بال کھولے ہوئے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ موئز کی نظروں نے صرف اس کا چہرہ فوکس کیا ہوا تھا۔ نوال نے اسے گھورا۔ جابن وہ دلکشی سے مسکراتا اسے آنکھ مار گیا تھا، لوفر نظر باز کہیں کا۔ نوال نے اسے تگڑی گھوری سے نوازتے ہوئے نئے القابات سے نوازا تھا۔ ضروا جو اسے لینے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی جب وہ سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ ضروا ٹھٹکی تھی، اس کے چہرے پر غیر معمولی تاثرات تھے۔ وہ ہارون کو دیکھتی دھیمے دھیمے قدموں سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھا ہوا بیٹا تم آ گئی، دیر ہو رہی ہے، چلو نوال آپی کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ نوین نے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ضروا نے اپنے پاس سے گزرتی ہوئی ضلع کے حیرانی سے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ بس ہارون کی طرف جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ضلع نے اپنی طرف دیکھتے ہارون سے اسپاٹ سے لہجے میں پوچھا۔ کیا؟ ہارون نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ فائل کس کی ہے؟ ضلع نے بلو فائل اس کے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہارون نے حیرت و صدمے سے بلو فائل کو دیکھا۔ میں پوچھ رہی ہوں یہ فائل کس کی ہے؟ اس بار اتنی اونچی آواز میں وہ بولی تھی کہ سب اپنے اپنے کام ترک کر کے اس کی طرف حیرت سے متوجہ ہوئے تھے۔ ازمار نے فائل کو سنجیدگی سے دیکھ کر ضروا کو دیکھا جو سیڑھیوں کی ریلنگ پکڑے اس بار اتنی اونچی آواز میں بولی تھی کہ سب اپنے اپنے کام ترک کر کے اس کی طرف حیرت سے متوجہ ہوئے تھے۔ ازمار نے فائل کو سنجیدگی سے دیکھ کر ضروا کو دیکھا جو سیڑھیوں کی ریلنگ پکڑے پتھرائی ہوئی نظروں سے ضلع کو دیکھ رہی تھی۔ ضلع تماشا مت کرو، یہ فائل دو مجھے۔ ازمار نے اسپاٹ سے لہجے میں فائل کا مطالبہ کیا۔ ہارون کیا یہ فائل ضروا ذوالفقار کی ہے؟ اس نے سب کو اگنور کیے اسے چلا کر پوچھا تھا۔ ضلع بیٹا کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ عدیل صاحب نے حیرت سے نکلتے ہوئے ضلع سے پریشانی سے پوچھا۔ ہارون جواب دو، میری بہن کو ٹیومر ہے کہ نہیں؟ ضلع نے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے تلخ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ہارون نے کہتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا لیکن اگلے ہی لمحے سب نے حیرت سے زیادتی سے منہ پر ہاتھ رکھے تھے۔ ضلع کا تھپڑ ٹھا کر کے اس کے گال کی زینت بنا تھا۔ مبین اور ارم نے آپس میں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے بات سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ضلع ہوش میں ہو تم؟ یہ کیا حرکت ہے؟ ازمار نے حیرت سے غصے سے اس سے باز پریس کی تھی۔ ضلع فائل سمیت نیچے بیٹھتے گئی، وہ صدمے میں تھی۔ ذوالفقار صاحب ساکت سے کھڑے اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے سخت غمگین تھے۔ ضروا کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، سب ضلع کو دیکھ رہے تھے، سب اس کے ارد گرد کرتے تھے۔ وہ اونچا اونچا روتی سب کے دل چیر رہی تھی۔ ہارون کی آنکھیں جلمل کر رہی تھیں اپنی محبت کو شادی کے جوڑے میں بکھرتے دیکھ کر۔ ضروا درد کی شدت سے لب بھینچے آنسو سے روتی اپنی بہن کے دن کو خراب ہوتے دیکھ کر وہ سخت صدمے میں تھی۔ ازمار اپنی جگہ پر کھڑا اسے ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا جس کا سجا سنورا چہرہ پل میں ہی لٹھے کی مانے سے پیدا۔ کیوں چھپایا آپ نے ڈیڈ؟ میری بہن تکلیف میں اور آپ گھر میں شادی رچا بیٹھے ہیں۔ میں کیسے اپنی بہن کی تکلیف نہیں محسوس کر سکی؟ میں اچھی بہن نہیں ہوں، میں اچھی بہن، وہ چلا کر کہتی سب کو رلا گئی تھی۔ بیٹا، ذوالفقار صاحب نے اسے نیچے سے اٹھانا چاہا جب وہ پنگاڑی۔ مت کہیں مجھے بیٹی، آپ لوگوں نے کیوں چھپایا کہ ضروا کو ٹیومر ہے؟ ضلع نے اسپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ضروا اسے گرتے دیکھ کر وہ کہتا ہوا اس کی طرف دوڑا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر اپنے پورے قد سمیت گری تھی۔ اب سب اس کی طرف پریشانی سے کھڑے تھے۔ وہ گھر جو کچھ دیر پہلے خوشیوں سے جگمگا رہا تھا اب اسی گھر میں ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ سب ہاسپٹل چلے گئے تھے، گھر میں بس کچھ گنے چنے مہمان ہی رہ گئے تھے۔ برائڈل ڈریس میں ملبوس کرسی پر بیٹھی، ہونٹوں پر دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے رکھے وہ ساکت نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ سب خاموش اور پریشانی سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ ہارون اندر تھا، ذوالفقار صاحب ضلع کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھے بہت چپ سے تھے۔ ازی کہاں ہے؟ مبین بیگم نے عدیل صاحب سے پوچھا۔ باہر ہے وہ، جو اپنے معیز نے کہا تھا۔ ضلع نے مہندی رنگز سے سجے ہاتھوں سے بہتے آنسو صاف کیے جس سے وہ خاموشی میں چوڑیوں کی کھنک گونجی جس پر سب نے اسے چونک کر دیکھا جو سوجی آنکھوں سے خاموش تھی، رو بھی نہیں رہی تھی۔ وہ ذوالفقار صاحب نے اسے کندھے سے تھامتے ہوئے اپنے کندھے سے لگایا، وہ بھی کسی معصوم بچے کی طرح جھٹ سے ان کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ وہ سامنے بنی روش پر نظر جمائے بیٹھا تھا، آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا۔ وہ یہاں نہیں کہیں اور ہی موجود تھا، اپنے ہارٹ کے پاس۔
اس کا دل یہاں کیسے ہو سکتا تھا؟ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس کی کھنکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں رس بن کر گونجی تھی۔ ضروا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی۔ آنکھوں کا رنگ لائٹ گرین تھا، چہرے پر سرد اور سپاٹ سے تاثرات سجے تھے۔ وہ اٹھا اور اندر کی طرف تیز قدموں سے بڑھا۔ تبھی ہارون، رابیل اور ایک اور ڈاکٹر باہر آئے۔ ہارون سیدھا ازمار کے پاس آئے۔ ٹھیک ہے، وہ ہوش میں ہے اب، لیکن ہمیں جلد ہی اس کے آپریشن کی تیاری کرنی ہوگی۔ ہارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے کہا۔ ازمار کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی جسے وہ اندر کہیں اتار گیا تھا۔ ذلے آپی جائیں مل لیں ضروا سے۔ ازمار کی آواز پر وہ تیزی سے اٹھی اور اندر کی طرف آہستہ قدموں سے بڑھی۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر لیٹی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ذلے نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اپنے جان سے پیاری بہن کو دیکھا تھا جس کے دونوں بازو پر ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ وائٹ نیلی لائنوں والے سوٹ میں وہ ذلے کو برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ آپی، اس نے آہستہ سے اسے پکارا تھا۔ آپی کی جان، ذلے نے اس کا ماتھا منہ چومتے ہوئے برائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری بہن، میں تمہیں وہ محبت نہیں دے سکی جس پر تمہارا حق تھا ضروا، لیکن اللہ جانتا ہے اگر ذلے کو اگر اس دنیا میں کوئی خود سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ضروا ذوالفقار ہے۔ ذلے نے روتے ہوئے کہا تھا۔ زری کی آنکھوں میں آنسو موتیوں کی طرح گالوں پر اترے تھے۔ تم نے آپی کو نہیں بتایا؟ ضروا، کیسے نہیں بتایا تم نے؟ تم مجھے بتاتی میں تمہیں لندن لے کر جاتی یا کہیں اور، لیکن تمہیں یہ موذی درد نہ سہنے دیتی۔ ذلے نے بہتے ہوئے آنسوؤں صاف کرتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپی، ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے شادی سے پہلے، ضروا ہلکی سی آواز میں کہتے ہوئے روئی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ سر درد شروع ہو جائے گا ایسے تو، ذلے نے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپی، میری وجہ سے آپ کا اتنا اہم دن سپوائل ہو گیا۔ ضروا نے بہتے آنسوؤں سے اپنی بہن کو دلہن بنے دیکھ کر دکھ و افسوس سے کہا۔ ایسے دن تو کئی بار آ جائیں گے ضروا، تم پریشان مت ہو۔ ذلے نے اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے شوں شوں کرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپی، میں کیسے خود کو معاف کروں گی؟ زری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے درد بھرے لہجے میں کہا۔ ضروا، رونا نہیں، اب جانتی ہو نا اپنی آپی کو؟ تمہاری آپی پھٹی ہوئی آواز سے سارا ہاسپٹل ہلا دے گی رو رو کر۔ خبردار، اگر اب تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو بھی گرا تو۔ ذلے نے اس کے اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بھاری آواز میں اسے دھمکی دی تھی۔ آپ ہارون بھائی کو کیوں مارا؟ میں آپ سے سخت ناراض ہوں، انہیں میں نے اور ڈیڈ نے منع کیا تھا، اس میں ان کی کیا غلطی؟ کتنی شرمندہ ہوں میں ان سے، میں نہیں تو انہیں اپنی قسم دی تھی کہ وہ آپ کو شادی تک نہ بتائیں، لیکن ضروا نے منہ بسوڑ کر افسردہ سے لہجے میں کہا۔ بس اس وقت پتہ ہی نہیں لگا میں کیا کر رہی ہوں، اس وقت کوئی بھی سامنے ہوتا تو اسے تھپڑ تو میں ضرور مار دیتی۔ یار، میں نے جان بوجھ کر تو کچھ نہیں کیا، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں اسے ایک فلائی کس کروں گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ جھٹ سے مان جائے گا۔ ذلے نے اسے پریشان دیکھتے ہوئے اپنے پرانے والے انداز میں کہا، جس پر ضروا نے شرم سے اپنی بہن کو آپی وہ کہاں ہے؟ اس نے بے چینی سے لہجے میں کہا۔ باہر ہے، تم آرام کرو، وہ کچھ دیر تک آئے گا روم میں، جب تک تم روم میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ ذلے کہتی ہوئی اٹھی۔ میں ابھی آتی ہوں، تم کچھ اور نہیں سوچ رہا، بس آرام کرو، میری قسم اگر تم نے اب دماغ پر کچھ زور دیا تو۔ ذلے اس سے کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ضروا نے آنکھیں موندی، جہاں جھٹ سے اس کی تشبیہ لہرائی تھی۔ ازمار نیند میں جاتے اس کے ہونٹوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون آورز پلز دی تھی جس سے وہ فوراً ہی نیند میں چلی گئی تھی تاکہ اس کا دماغ ریلیکس رہے۔ ذلے نے فون پر بات کرتے ہوئے ہارون کو دیکھا۔ رابیل سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، یہ ابھی بھی میرے شور کے پیچھے ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی دھیمے سے چلتی ان دونوں کے قریب آئی تھی۔ ہارون، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ذلے نے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں چٹکاتے ہوئے ہارون سے دھیمے لہجے میں کہا۔ کہیں ڈاکٹر زلیخا؟ ہارون نے فون بند کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے تم سے، لاڈ سے کہا گیا۔ رابیل نے اس مزنی سی شکل والی کو گھورا، پھر پیر پٹکتی ہوئی دوسرے کوریڈور کی طرف مڑ گئی۔ ہارون نے آئی برو جھکا کر بولنے کا اشارہ کیا۔ ضروا کا آپریشن ٹھیک ہوگا نا؟ ذلے نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر زلیخا، یہ بات آپ رابیل کے سامنے بھی پوچھ سکتی تھی، ہارون نے طنزیہ کہا۔ اس کے سامنے کیوں پوچھتی؟ اسے تو عادت ہے دوسروں کی باتیں سننے کی، ذلے نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہارون نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں سرخ سی لہر تھی، پریشانی اور دکھ سے رو رو کر، اور انہیں رگڑ رگڑ کر آنکھوں میں سرخ سے ڈورے پڑ گئے تھے۔ ناک سے نتھ اتر کر ایک طرف جھول رہی تھی، لپسٹک مٹ چکی تھی۔ وہ پھر بھی دلہن آپے کے روپ میں کھڑی دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگی تھی۔ ذلے، اسے کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس یار، بیماری اتنی بڑی نہیں ہوتی، ابھی وقت ہے، وقت پر پکڑ لی گئی ہے بیماری میں نے۔ ہارون نے اس کے مہندی رچے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر یقین دلایا۔ ذلے کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آئے۔ ضروا کو کیسے پتا ہے اپنی بیماری کے بارے میں؟
जिले ने मुंह नाक पहुंचते हुए इससे कहा, चाचू ने इसे बताया था जिस दिन इसे बाहर लेकर गए थे वो। इसके टेस्ट भी इसी दिन किए थे हमने। बहुत हिम्मत वाली है ज़रवा, वो बिल्कुल भी नहीं डरी थी अपनी बीमारी का सुनकर, बल्कि इसने फौरन ही कह दिया था कि आप ही को कोई कुछ ना बताए। हारून ने नरम से लहजे में इसके चेहरे को देखते हुए कहा। इसके चेहरे से वो कभी नाराज़ नहीं हो सकता था। वो इससे ऐसे ही रवैये की तवक्का रखता था। मैं बहुत डर गई हूँ हारून। इसकी आंख सूख नहीं रही थी। डोंट वरी जिले, वो इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भरोसा रखो अल्लाह पर जो सारी दुनिया का कारसाज है। हारून ने इसके आंसू उंगलियों की पूरों से साफ करते हुए कहा। जिले ने शुम शू करते हुए सर हिलाया। वो दोनों बेंच पर बैठे हुए थे। जुल्फकार साहब के बाद अब अंदर ज़रवा के पास अजमार था। मोइज सबको चाय कैंटीन से ला कर दे रहा था। मुबीन और इरम सुबह से हॉस्पिटल में ही थी। नवाल की आंखों में भी नमी वाज़ा थी, लेकिन इसकी भाभी थी, दुख कैसे ना होता। जीनिश चुप सी इरम बेगम के पास बैठी हुई थी। शाइस्ता दादी जान को अभी ज़बरदस्ती घर लेकर गई थी। जिले आपी चाय पकड़ लें। मुइज़ ने इसके सामने कप रखते हुए नरम सी आवाज़ में कहा। मैं नहीं पीऊँगी मुइज़, अब फोर्स मत करना, मुझे किसी चीज़ की तलब नहीं। इसने माजरत नज़रों से इससे देखते हुए इल्तिजा की, जिस पर वो गहरी सांस लेता वापस कैंटीन की तरफ चला गया था। जिले बेटा घर जाकर चेंज कर लो। जुल्फकार साहब ने इसे बाहरी ड्रेस में देखकर फिक्रमंदी से कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक जरी नहीं ठीक हो जाती। जिले ने कतियत भरे लहजे में कहा। वो कहते हुए चौंकी थी। सामने ही इदरीस साहब और नादिया बेगम तेज कदमों से चले आ रहे थे। जिले के रुके हुए आंसू बह गए थे। अपनी माँ को सामने देखकर वो इनसे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये इसे अभी इन्हें रोते आते देखकर महसूस हुआ था। इरम बेगम भी तो थी ना, इनकी आंख से एक कतरा नहीं बहा। नादिया को आते देख कर जिले दौड़ती हुई इनकी मेहरबान बाजों में समाई थी। वो दोनों माँ बेटी रोती सबकी आंखों में आंसू ले आई थी। अजमान ने इसकी सज पेशानी पर झुक कर लब रखे थे। ज़रवा ने फौरन ही इसके मेहरबान लम्स पर आंखें खोली थी। वो झुका हुआ था जरी के चेहरे पर। अजमार की आंख से एक आंसू टूटकर इसके होंठों पर गिरा था। ज़रवा की आंखें नम हुई थी। अपने इश्क की आंख में आंसू देखकर ज़रवा ने इसके आंसू को बेमोल होने से बचा लिया था। वो लबों पर ज़बान फेर गई थी। आप रोते हैं तो मेरा दिल फटने लगता है। मैं मरते दम तक आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ज़रवा ने इसे हनूज खुद पर झुके देखकर नरम सी आवाज़ में कहा था। ज़रवा, मेरे दिल का क्या, जो आपको इस हालत में देख नहीं सकता। ये सुबह से धड़कना भूल गया है ज़रवा, ये आपके खिलखिलाने से धड़कता है। अजमार ने इसकी नाक की चमकती लौंग पर होंठ रखते हुए शिद्दत से कहा था। एक यही जेवर था जो डॉक्टर्स ने नहीं उतारा था, दूसरे जेवर तो वो उतार चुके थे। ज़रवा का दिल फट रहा था। सुबह वो सजी सवरी अजमार का दिल फट रहा था। सुबह वो सजी सवरी कैसे खिलखिला रही थी। अब वो बिस्तर पर पड़ी जरा चेहरे वाली सुबह वाली लड़की से तो मैच ही नहीं हो रही थी। आप परेशान मत होइएगा प्लीज़, आपको आपकी जरी की कसम, मैं आपको गम ज़्यादा नहीं देख सकती। ज़रवा ने ड्रिप लगे हाथ को हरकत देते हुए इसके हाथ को छूते हुए नरम सी आवाज़ में कहा था। अजमार ने इस बार झुककर इसकी भीगी आंखों पर होंठ रखे थे। ज़रवा ने आंखें मूंद कर इस लम्स की ठंडक को महसूस किया था। ज़रवा, नादिया की भारी आवाज़ पर वो आंखें खोलती अपनी माँ की तरफ मुतवज्जा हुई। अजमार आंखें पहुँचता वो तेज़ कदमों से बाहर चला गया था। जरी, मेरी बच्ची, क्यों नहीं माँ को बताया? माँ इतनी पराई होगी तुम्हारे लिए? हाँ, नादिया ने इसके एक एक नक्श को चूमते हुए भराई हुई आवाज़ में कहा था। मम्मा, मैं ठीक हूँ, देखें आपकी बेटी भली चंगी है। आप तो जानती हैं ये डॉक्टर लोगों का क्या काम है, यही है बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ज़रवा ने हल्के फुल्के लहजे में कहा था ताकि वो परेशान ना हो। इसे बिस्तर पर पड़े भी अपने हर रिश्ते का एहसास था। मसला क्या है तुम्हारे साथ, क्यों घूरे जा रहे हो डॉक्टर अबील को? हाँ, नवाल ने इसे डॉक्टर अबील को देखते हुए तंग कर कहा था। पागल हो, मैं क्यों इसे घूरूंगा? मैं तो इनके लंबे काले चमकते बाल घूर रहा हूँ। मुइज़ ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। एक लड़की के बालों पर काफ़ी मुशाहिदा कर लिया तुमने। दूर से ही लंबे काले चमकते घने बाल देख लिए। हाँ, शर्म तो नहीं आई होगी तुम्हें? नवाल ने गुस्से से कमर पर हाथ रखकर कहा। वो दोनों बाहर गार्डन में थे। रात हो चुकी थी। बाकी सब घर चले गए थे। यहाँ बस वो पांचों ही थे। सामने ही डॉक्टर अबील अपने डॉक्टर दोस्त के साथ वॉक कर रही थी। तो कौन सा मैं इनकी शक्ल देख रहा हूँ? बाल ही तो देखें, इसमें घटियापन कहाँ से आ गया है? वैसे भी तुम्हारे तो बिल्कुल कंधों तक आते हैं। तुम्हारे बालों की तारीफ करने से तो रहा अब। मुइज़ ने तंग कर इसे लाजवाब किया था। उफ, एक नंबर के लोफर हो तुम। अभी बताती हूँ मैं डॉक्टर अबील को। डॉक्टर अबील, नवाल कहते ही डॉक्टर अबील को आवाज़ लगा चुकी थी। मुइज़ ने दांत पीसे राबील इनके करीब आ चुकी थी। हाँ नवाल, क्या बात है? राबील ने मोबाइल को चेक करते हुए नवाल से पूछा था।
مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن معیز صاحب کو بات کرنی تھی آپ سے، اور میرا مطلب ہے تعریف کرنی تھی۔ نواز نے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ رابیل نے معیز کو دیکھا۔ میں تو باجی کے بالوں کی تعریف کر رہا تھا، میری کال آ گئی، میں آتا ہوں ابھی۔ انجوائے لیڈیز، وہ تیز لہجے میں کہتا موبائل اٹھاتا تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ نواز نے اس کی پشت کو دیکھ کر دانت پیسے۔ ازمان نے ضلع کو زبردستی صبح گھر بھیج دیا تھا تاکہ وہ چینج کرے اور فریش وغیرہ ہو لے۔ ضلع اور نوال کو معیز چھوڑنے گیا ہوا تھا۔ ازمان نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو گرم تھی، اس سے بخار تھا رات سے۔ ذرا اٹھو، جوس پیو۔ شاباش، ازمان نے کہتے ہی اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ نکہت سے اسے دیکھتی ہوئی بیٹھی تھی۔ جوس پئیں، آپ بہتر فیل کریں گی۔ اس نے جوس کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تھا۔ آپ نے کچھ کھایا؟ ذروہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ ہاں، چائے وغیرہ پی کر آ رہا ہوں۔ سو آپ ریلیکس رہیں۔ آپ بھی چلی گئیں؟ ہاں، جا تو نہیں رہی تھی، لیکن میں نے اور ہارون بھائی نے زبردستی بھیجا ہے ان تینوں کو۔ اس نے زری کا منہ ٹشو سے صاف کرتے ہوئے بتایا۔ رات کو آپ کا آپریشن ہے ذروہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ ذروہ نے ہونٹ بھینچ کر سر ہلایا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میری موت اس بیماری سے آنی ہے تو پھر آ کر رہے گی، اور اگر میں زندگی زیادہ لکھی ہے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے پلیز پریشان مت ہو۔ ذروہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے اب اگر مرنے کی بات کی تو میں آپ کو ماروں گا ذروہ، ازمان نے غصے سے کہا، جس پر وہ ہنسی۔ ازمان، میں قسم کھا کر کہتی ہوں آپ مجھے کبھی نہیں مار سکتے، چاہے آپ کا کتنا ہی دل کیوں نہ کرے، ذروہ نے شرارت سے کہا۔ ازمان کی آنکھیں اسے ہنستے دیکھ کر ڈارک گرین ہوئی تھی۔ تم؟ اس نے غصے سے تلملا کر پوچھا۔ کیسا فیل کر رہے ہو جیل میں آ کر؟ آئی ہوپ یو فیل بیٹر، ہارون نے مسکراتے ہوئے طنزیہ کہا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہاں سے نکل نہیں سکتا؟ 2 دن کے اندر جیل سے باہر ہوں گا میں، پھر تمہاری موت تو طے ہے۔ ہارون احمد صاحب، منیب نے اسے لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پنگار کر کہا۔ آج صبح ہی وہ اپنے فلیٹ سے ایک اغوا شدہ لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ اف، رسی جل گئی پر پل نہیں گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اب کبھی نکل سکتے ہو یہاں سے؟ ہارون نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے آئی برو جھکا کر کہا۔ تمہارے دادا ہی نکلنے نہیں دیں گے، جن کے بیٹے کو تم اور تمہارے باپ جائیداد کے لیے قتل کر چکے ہیں۔ تمہارے باپ کی تلاش بھی جاری ہے۔ آئی ہوپ کل تک وہ بھی تمہارے ساتھ اندر ہوں گے، ہارون نے ہلکی سی مسکان سے کہا، جس پر چودھری منیب کا دل کیا اسے گولیاں سے بھون دے۔ ایک بار باہر آنے تو تمہیں قبر میں اتاروں گا اپنے ہاتھوں سے، منیب نے دانت پیس کر تعریف کی۔ شوق سے اتارو، لیکن خواب میں، سمجھے تم؟ روحان کو یتیم کیا، پھر اس پر گولیاں برسائی۔ کیسے انسان ہو تم؟ اپنے کزن چچا تک کو نہیں چھوڑا۔ یہ تو ایک الگ معاملہ ہے جو آئے دن لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہو، ان سب کا بھی تو حساب دینا ہی ہوگا۔ موت تک تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دوں گا۔ گڈ بائے چودھری منیب صاحب، ہارون سرد لہجے میں کہتا ہوا آنکھوں پر بلیک گلاسز لگاتے ہوئے ایک ادا سے پلٹ گیا تھا، جس پر چودھری منیب پیچھے سے اسے گالیاں بکتا رہ گیا تھا۔ تھینک یو ہارون بھائی، میرا ساتھ دینے کے لیے، مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، روحان نے اس کے گلے لگتے ہوئے برائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سب تمہارے ذریعے ہی تو کر سکے ہیں ہم۔ اگر تم اس کے قتل کرتے وقت کی ویڈیو نہ بناتے تو شاید ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن تم نے سمجھداری سے کام لیا، تب ہی تو وہ آج جیل کے اندر ہے۔ ہارون نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے شفقت سے کہا۔ ہارون بھائی، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، روحان نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یار چل کرو، ویسے بھی میرا اس آدمی سے بہت سا حساب نکلتا تھا، اسے تو میں نے سبق سکھانے ہی تھے۔ ہارون نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ آپ کی بیوی کیسی ہے بھائی؟ روحان نے شرارت سے کہا۔ بھابھی ہے وہ تمہاری۔ ہارون نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے باور کروایا تھا۔ آف کورس بھابھی ہے وہ، بیوی تو انہیں کوئی بیوقوف ہی بنا سکتا ہے، اتنی لڑاکا، اف اللہ، توبہ توبہ۔ وہ شرارت سے کانوں کو ہاتھ لگا کہتا ہوا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ بچو، اب لگ تو میرے ہاتھ، تمہیں تو ضلع سے ہی سیدھا کرواتا ہوں میں، ہارون نے پیچھے سے چلا کر کہا۔ وہ جواباً مسکراتا ہوا آگے بڑھا ہی تھا جب گلاس ڈور کے سامنے وہ ٹھٹک کر رکا۔ میں نہیں انجیکشن لگواؤں گی، آپ کسی اور کو لگوا دیں، زری نے ڈاکٹر رابیل کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ ذروہ، یہ تمہارے لیے ہے، کسی اور کو کیسے لگا دوں؟ رابیل نے سر چوتے ہوئے پوچھا۔ وہ کب سے اسے انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ لگوانے سے انکاری تھی۔ ازمار اس کی میڈیسن لینے دوسرے سٹور گیا ہوا تھا، جہاں سے اسے آنے میں آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جانا تھا۔ وہ منہ بسوڑے اونچی پونی بنائے چمکتی لونگ کے ساتھ کوئی بچی ہی لگ رہی تھی۔ آپ مجھے کوئی پلز دے دیں، میں چپ چاپ کھا لوں گی، لیکن یہ ہرگز نہیں لگواؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو، ذروہ نے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے غصے سے کہا، جس پر روحان کے چہرے پر بہت پیاری سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر پاکیزگی کا نور تھا، جس سے اس کا سامنا سا چہرہ چمکتا تھا۔ روحان وہیں کھڑا تھا۔ ذروہ، میں اب ڈاکٹر ہارون کو بلا کر لاؤں گی، رابیل نے غصے سے کہا۔ وہ ہاسپٹل میں نہیں ہے، وہ ڈاکٹر لوف کو لینے گئے ہوئے ہیں، بتا کر گئے تھے مجھے ایئرپورٹ، ذروہ نے
सीने पर हाथ बांधते हुए ढीठ लहजे में कहा, अच्छा इंजेक्शन से दर्द होता है, ऑपरेशन जब होगा तब क्या करोगी? हाँ, रबील ने बेजार से लहजे में इसे कूटते हुए कहा, तब तो मैं बेहोश होंगी, तब मुझे कैसे दर्द होगा? जरवा ने कंधे उचकाते हुए कहा। रोहान दिलकशी से मुस्कुराया इस जिद्दी सी लड़की को देखकर जो इंजेक्शन से डरती थी लेकिन ऑपरेशन से नहीं। ये तुम दरवाजे के सामने खड़े होकर मुस्कुरा क्यों रहे? जिले ने टिफिन एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए आईब्रो फिर अंदर बैठी जिद्दी सी अनोखी सी लड़की को, ये हॉस्पिटल आपके पापा और शोहर का है, आपका नहीं, जो आपको बताता भी हूँ कि यहाँ क्यों खड़ा हूँ। इसने शरारत से इसे दबाया। थप्पड़ मारकर मुंह सुझा दूंगी तुम्हारा। जिसे देख रहे हो वो मेरी बहन है, समझे तुम? जिले ने मुंह बनाते हुए कहा, उफ, क्या ये मासूम सी इनोसेंट सी लड़की आपकी बहन है? कह दें क्या मजाक कर रही हैं? रोहान ने हैरान होने की मसनूई कोशिश करते हुए कहा, जहाँ से अभी चले जाओ, यहाँ से अभी चले जाओ। अगर इसके शोहर ने तुम्हें अपनी बीवी को मासूम और इनोसेंट कहते सुन लिया तो तुम्हारा कीमा बना देगा। जिले ने इसे धमकी दी। शोहर? रोहान ने हैरत से पूछा। हाँ जी, मेरी बहन माशाल्लाह से शादीशुदा है और अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती है। जिले ने अंदर जाते हुए इसके सवाल का जवाब दिया। पीछे वो साकित साई से देखता रहा जो मासूम सा मुंह बनाए डॉक्टर अबील को घूर रही थी। हाँ, रोहान ने जल्दी से रुख पलटा और बाहर की तरफ तेज कदमों से बढ़ा। वो अब यहाँ नहीं रुक सकता था। सभी घर वाले हॉस्पिटल में जमा थे। आज जरवा का ऑपरेशन था। शाम के 6 बज रहे थे। डॉक्टर्स अंदर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। दादी नादिया तस्बीह पढ़ती सख्त परेशान थी। जिले वाइट ब्लैक सूट में कॉरिडोर के बेचैनी से चक्कर काट रही थी। जुल्फकार साहब अंदर थे। अदील अहमद साहब भी कुर्सियों पर परेशान से बैठे थे। इरम मुबीन जिनिश नवाल घर पर थी। अहमद साहब ने इन्हें घर पर ही रहने को कहा था। नवाल ने जिद तो की लेकिन अदील साहब के सख्ती से कहने पर वो मुंह बसोड़कर घर ही रुक गई थी। मुइज को भी इनके पास घर पर ही रुकने को कहा था। शाइस्ता भी हॉस्पिटल में ही थी। अजमार, हमें ऑपरेशन वाली जगह से जरवा के बाल काटने पड़ेंगे। हारून ने अजमार के स्पार्ट से चेहरे को देखते हुए परेशानी से कहा। अजमार, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। हारून ने इसे खामोश देकर इसका कंधा। भाई, मेरी जरवा को बहुत पसंद थे अपने बाल, वो बस इतना ही कह सका। डोंट वरी, हम बस वहाँ से ही बाल काटेंगे जहाँ से हमें ऑपरेट करना है। हारून ने इसे अपने गले लगाते हुए धीमे से कहा। अजमार ने भाई के कंधे पर सर रखकर अंदर नजर आती अपनी जान को देखा, जिसके दोनों बाजू पर ड्रिप लगी हुई थी। खुद आंखें बंद किए साकित सी लेटी थी। वो इसे अंदर से खत्म कर रही थी। वो कैसे इसे इस हालत में देख रहा था, ये सब वो या इसका खुदा जानता था। नवाल बालकनी में खड़ी चमकते चांद को देख रही। जब मुइज इसके साथ आकर रुकता, इसकी नजरों के ताक़ुब में देखता रहा। नवाल, जानती हो हमारी जिंदगी में किसी इंसान की अहमियत कब उजागर होती है? इसने धीमे से नवाल से पूछा। नवाल ने सवालिया नजरों से इसे देखा। जब वो हमसे दूर चला जाता है या फिर वो किसी मुसीबत में हो, तब हमें महसूस होती है किसी की अपनी जिंदगी में अहमियत। मुइज ने चांद को देखते हुए कहा, मैं बहुत परेशान हूँ जरवा भाभी को लेकर। भाई कुछ खाते भी नहीं, ना किसी से बात करते हैं, खामोश हो गए हैं। मेरा तो दिल करता है इन्हें ऐसा देखकर। इसने बहते आंसू साफ करते हुए भराए हुए लहजे में कहा, नवाल जी गली ऐसी है, हमें एक दूसरे को तसल्ली देनी है। अगर ऐसे सब रोने लग जाएंगे तो सोचो जिले आपी का क्या होगा? मामू को कौन हौसला देगा? नादिया आंटी, इन्हें भी तो देखो। फिर अजमान, हम सबकी ये घड़ी मुश्किल है, लेकिन हमें खुद पर कंट्रोल करना होगा। मुइज ने इसके बहते आंसू अपनी उंगलियों से साफ करते हुए कहा। नवाल ने सर हिलाया। ऑपरेशन आधा घंटा पहले शुरू हो चुका था। मुइज ने इसके चेहरे पर नजरों से कहा, जिस पर इसने चांद को देखते हुए सर हिलाया। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जलते करीबन 4 घंटे हो चुके थे। ये वक्त सबने सूली पर गुजारा था। नादिया और जिले की आंखें गीली ही रही थी। लाइट एकदम से बुझी थी। सब बुझती लाइट को देखते हुए अपनी अपनी जगह से झट से खड़े हुए थे। सबसे पहले लंदन के मशहूर सर्जन डॉक्टर लूफ, जो कि हारून के बेस्ट फ्रेंड भी रहे थे, बाहर आए। जिले झट से दीवार के साथ लगी थी। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, इन्होंने मुस्कुराते हुए डॉक्टर जुल्फकार से कहा था। अजमान सुनता ही अपनी जगह पर खड़ा घुटनों के बल नीचे गिरता गया। जिले ने झट से अपने होंठों पर हाथ रखा। नादिया ने तस्बीह चूमकर आंखों से लगाते हुए जिले को सीने से लगाया, जो सहारा मिलते ही रोना शुरू हो चुकी थी। अजमार ने आहिस्ता से पेशानी फर्श पर टिका दी। इसकी आंखों से एक आंसू टूटकर फर्श पर गिरा था। जब अदील साहब ने इसे कंधों से थामकर अपने सीने से लगाया, अजमार इनके सीने से लगा। अपनी आंखों पर बंद बांध चुका था। सारी रात सबने जाग कर गुजारी थी। जरवा को बेहोश हुए 7 घंटे हो चुके थे। सबका खाना नवाल और मुइज लेकर आए थे। नवीन बेगम भी सुबह से हॉस्पिटल में ही थी। अजमार शीशे के सामने खड़ा इसका पट्टियों में जकड़ा सर देखता रहा। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाए। वो दुनिया से बेगाना थी और वो खुद से। हारून जबरदस्ती इसे कड़क सी चाय और एक सैंडविच जबरदस्ती खिलाया था। वो लाइट ग्रीन आंखों से इसे देखता बीमार सा लगता था। कोई कैसे कह सकता है ये वही अप टू डेट रहने वाला अजमार अदील खान है, जो नाक चढ़ाए अपने लापरवाह से एटीट्यूड से सारी यूनी में मशहूर था।
आपी वो कहाँ है? इसे रात को होश आया था। सब एक एक करके इससे मिल चुके थे, लेकिन वो नहीं आया था। जिले ने इसके पट्टियों में जकड़े सर पर मोहब्बत से होंठ रखे। हॉस्पिटल नहीं है, वो परेशान है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बहुत तंग कर लिया है तुमने सबको, और खासकर इसे। जरवा की आंखें भर आईं, अपनी तकलीफ पर नहीं, इसकी तकलीफ पर। जो कहता था बस खुद पर सहता था। आपी वो सारी रात नहीं है, इसने बहते हुए आंसू साफ करके बराए हुए लहजे में कहा। जिले ने अपनी दीवानी बहन को प्यार से कहा। वो सारी रात तुम्हारे सराहने बैठा रहा है जरवा। जिले ने डब्बे से फ्रेश जूस ग्लास में निकालते हुए इसे कहा। आपी मैं सो रही थी, मैंने नहीं देखा इन्हें। मैं ये जूस तब ही पीऊंगी जब वो मेरे सामने होंगे, वरना मैं किसी से नहीं बोलूंगी। जरवा ने गुस्से से जिले को धमकी दी। जरी, जिले ने इसे तंबीही आवाज में कहा। आपी मैंने कह दिया है, आपको क्या पता? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों हो गए हैं इनकी शक्ल देखे हुए। इसने चेहरे पर हाथ रख के रोते हुए कहा। जिले ने साकित नजरों से दरवाजे में खड़े असमार को देखा, जो लब बिंचे से देख रहा था। जिले गहरा सांस लेती हुई बाहर चली गई थी। वो धीमे धीमे कदमों से चलता इसके बेड के करीब आकर रुका। जरवा, इसने धीमे से पुकारा। जरवा ने झट से हाथ चेहरे से हटाया था। आप कोई मोहब्बत नहीं करते मुझसे। आपने एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया मुझे। मैं सख्त नाराज हूँ आपसे। वो रोते हुए जो मुंह में आता जा रहा था कहती जा रही थी। अजमार ने इसके चलते हुए होंठों पर आहिस्ता से हथेली रखी। जरवा ने इसे आंसू लिए आंखों से देखा। जरवा आइंदा मत कहिएगा मुझे आपसे मोहब्बत नहीं, इसने धीमे से कहते हुए इसके आंसू साफ किए थे। जरवा ने शिकायती नजरों से इसे देखा। जरवा मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, इसने आहिस्ता से इसके पट्टियों से जकड़े सर पर लब रखते हुए धीमे से कहा। आपने रात को क्यों नहीं उठाया मुझे? जरवा ने इसके हाथ को होंठों पर रखते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। आई एम सॉरी, इसने धीमे से कहा। आपकी आंखें लाइट ग्रीन क्यों हैं? मैं ठीक हूँ, प्लीज आप खुश रहें मेरी खातिर, घर वालों की खातिर, इसने हनूस इसके हाथों को होंठों से लगाते हुए कहा। जरवा आप जानती हैं स्ट्रेस कितना बुरा है आपके लिए? जरवा आप जानती हैं स्ट्रेस कितना बुरा है आपके लिए। आपको इस हफ्ते में कोई बुरी बात नहीं सोचनी, ना ही परेशान होना, इसने हल्की सी मुस्कान से कहा। आप मेरे सामने रहें, मैं कसम खाती हूँ कभी परेशान नहीं होंगी। जरवा के लहजे में इश्क की शिद्दत थी जिससे अजमार बाखूबी वाकिफ था। इस हफ्ते मैं हॉस्पिटल से घर नहीं गया था। वो हॉस्पिटल के अमले की नाक में दम करके रखा हुआ था। इसने मिनट मिनट बाद कमरा साफ करवाता, इसका चेकअप करवाता, इसकी देखभाल वो ऐसे करता जिससे नर्सिस के साथ साथ डॉक्टर्स भी रश्क से इस मामूली से लड़की को देखते, जो शक्ल की आम लेकिन किस्मत की धनी थी, जिसे खूबसूरत मोहब्बत करने वाला, इज्जत करने वाला, जान देने वाला शोहर मिला था। सच कहते हैं किस्मत शक्ल सूरत से नहीं मिलती। इन दिनों नादिया खुद इसके लिए नाश्ता बनवा कर लाती, नवीन रात का खाना लेकर आती। वो बहुत खुश थी सबको एक साथ देखकर। आज इसके सर से पट्टियां खुल चुकी थी। अजमार इसे पूरे वक्त में इसके पास रहा था। इसके बाल सर के बीच से हथेली जितनी जगह से कटे थे। अजमार ने मोहब्बत से काली चादर इसके सर पर ओढ़ी थी। जिले ने मोहब्बत से इसे अपने कंधे से लगाया था। सब ही इसके पास थे। जरवा और जिले की आंखें इस वक्त पूरे वक्त में भीगी ही रही थी। जिले ने राबील को घूरा। क्या इस दुनिया में और लड़कों का काल पड़ गया है? आप मेरे ही शोर पर नजर रखे बैठी हैं। जिले ने इन्हें आपस में हंसते और बातें करते देखकर अब राबील को अकेले देखकर वो फौरन इसके पास आती जली हुई बोली। राबील मुस्कुराई। उफ इतनी जल्दी? राबील ने सीने पर हाथ बांधते हुए आईब्रो झुकाकर पूछा। जल्दी से होती है मेरी जूती, वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। अपने लिए कोई और ढूंढ लो जो गोरा और पीना हो, ताकि मैं ही तो सही से हो, अंडरस्टैंड? जिले ने नाक सिकोड़ते हुए गुस्से से कहा। राबील ने उसे सही से देखा, फिर पैर पटकती हुई अपने कैबिन में चली गई। जिले ने सर झटका। अजीब ही नजरों से घूरती है मुझ मासूम के शोर को, नजर लगाएगी ये इसे। जिले ने गुस्से से बड़बड़ाती हुई जरी के कमरे की तरफ बढ़ी थी। जरवा मुस्कुराई। वो इसे सबके सामने गोद में उठाए चलता अपनी मगरून नाक से जरवा को दुनिया जहां से प्यारा लगा था। हारून ने गाड़ी का डोर खोला। अजमार ने आहिस्ता से इसे पिछली सीट पर बिठाया था। जिले ने सामान गाड़ी की डिक्की में रखा, जबकि जुल्फकार साहब ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। अजमार और जिले जरवा के साथ, जबकि हारून जुल्फकार साहब के साथ अगली सीट पर बैठे थे। रात के 8 बज रहे थे। हारून ने मिरर से जिले को देखा और मुस्कुरा कर रह गया। वो जरवा के कंधे पर सर रखे घोड़े गधे बेचकर सो चुकी थी। अजमार संजीदगी से बाहर के मनाजिर देख रहा था। जरवा इसे। जिले ने किचन में आते हारून को इग्नोर किया। ये इसकी नाराजगी का वाज़ह इजहार था। हारून ने आहिस्ता से चाय बनाती जिले के कंधे पर थोड़ी रखी। कोई नाराज लग रहा है मुझसे शायद? हारून ने आहिस्ता से इसे छेड़ा। शायद नहीं, मैं यकीनन नाराज हूँ, समझे? जिले ने इसका सर कंधे से झटकते हुए गुस्से से कहा। लेकिन नाराज क्यों हूँ? मैंने तो तुम्हें हॉस्पिटल में डांटा तक नहीं यार। अब मुझ मासूम ने कौन सी गलती कर दी? हारून ने इसे खुद से घूरते हुए इतनी इंतहाई मासूमियत से कहा। क्या भाई सारा दिन
सुनी लड़कियों के वन सवनी लड़कियों के साथ रहते हैं, इनसे बातें करते हैं, इनके साथ लंच डिनर मीटिंग्स ऑपरेशन क्या क्या नहीं करते आप। क्या अब जिले आपसे नाराज भी ना हो? हद है भाई। मुइस ने सेब खाते हुए जल्दी पर तेल डालते हुए एंड पर तासुफ से सर झटका। जिले ने कमर पर हाथ रखा। हाँ वैसे तो सारे दिन लड़कियों को देखते हैं, खासकर इस बकरी के मुंह वाली को, इसीलिए तो मैं देखती नहीं हूँ। आज कितने शौक से ब्लैक शिफॉन का सूट पहना, लेकिन नजर भरकर मुझे नहीं देखा। तारीफ तो दूर की बात है, इंतहाई खुश इंसान से पाला पड़ा है मुझ मासूम का। जिले ने मुइज से दिल का टुकड़ा रोया था। हारून ने जबरदस्त घूरी से इसे नवाज कर झट से मुइज की गर्दन अपनी शिकंजे में ली थी। भाई क्या आप छोटे भाई को मारेंगे? आप, मुइज ने इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा। बिल्कुल, तुम्हें ना सिर्फ मारूंगा बल्कि पंखे से उल्टा लटकाऊंगा तुम्हें। जोर जोर का तुम्हारा तमाशा, रोज रोज का तुम्हारा तमाशा तो बंद हो। हारून ने मसरूम गुस्से से कहा। इस बेचारे का क्या कसूर? हाँ वो तो सच ही कह रहा था, जिले ने नाक चढ़ाकर कहते हुए इसे छेड़ा। वैसे भी सच बोलने वालों के साथ ऐसा ही सलूक होता है आप ही। मुइज ने जिले के कंधे पर सर रखते हुए मसरूम गमगीन लहजे में कहा। तुझे तो मैं सीधा करता हूँ, ठहर तू जरा। हारून स्लीव्स ऊपर करते हुए इसकी तरफ बढ़ा। पहले पकड़ कर तो दिखाएं। दी वन एंड ओनली मुइज खान को वह कहता हुआ तेजी से बाहर निकला था। हारून भी पीछे ही भागा था। आखिर मजा भी तो चुकाना था इसे। ये नहीं हुआ अपनी खूबसूरत बीवी को मना ले। दौड़ गए हैं जैसे मौका चाहते हो भागने का। वो चाय को कप्पों में निकालती तपे तपे से लहजे में बड़बड़ाई थी। वो मेरी बीवी है, तू इसे मेरे कमरे में ही वो मेरी बीवी है तो इसे मेरे कमरे में ठहरने की इजाजत नहीं दी आपने। अजमान ने दादी के कमरे में आते हुए सर्द से लहजे में पूछा। हम ऐसे तो इसे नहीं भेजेंगे तुम्हारे कमरे में, दादी ने तस्बीह पढ़ते हुए रिलैक्स लहजे में कहा। तो फिर कैसे भेजेंगे आप इसे मेरे कमरे में? इसने आईब्रो झुकाते हुए पूछा। बाकायदा रुखसती करके तुम्हारे साथ भेजेंगे हम, दादी ने इसे घूरते हुए कहा। अजमात ठंडी सांस लेता रूम से तेजी से निकल गया। आजकल के बच्चों को तो शर्म छू कर भी नहीं गुजरी। आह क्या जमाने थे शर्मो हया वाले, दादी ने अफसोस से आप बढ़ते हुए तासुफ से कहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतने फसादी निकलोगे। नवाल ने जरवा को चाय पकड़ाते हुए जरवा के पास बैठे मुई से तेवरियां चढ़ाते हुए कहा। उफ अब क्या कर दिया मुझ मासूम ने, जिसे देखो मैं मासूम ही मिलता हूँ। हद है वैसे, मुइज ने मासूमियत से मुंह बनाते हुए कहा। तुम जैसे दो और मासूम हो गए ना दुनिया में, दुनिया बदल जाएगी। इतने कोई मासूम तुम। हारून ने इसे गुस्से से कूटते हुए कहा। आप तो बख्श दे मुझे, एक बात क्या कर दी आपने तो मुझ मासूम से बैर ही बांध लिया है, मुइज ने चाय पीते हुए सख्त तासुफ से कहा। जरवा मुस्कुराते मुइज को देख रही थी। जब वो रूम में आया, जरवा मैं घर जा रहा हूँ, 2-3 घंटे में आ जाऊंगा। इसके स्पार्ट आवाज पर वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हो। यार क्या बात है, क्यों जा रहे हो रात के 7 बजे? हारून ने इसके करीब आते हुए पूछा। भाई हसीब से कुछ काम था, आ जाता हूँ थोड़ी देर तक, वो कहता हुआ जरवा के पास आया। उठो और वहाँ सोफे पर बैठो। इसने मुइज को बाजू से पकड़कर उठाया जो जरवा के साथ जुड़कर बैठा था। क्यों? मुइज ने दांत पीस कर कहा। मेरी मर्जी। वो इसे जबरदस्ती सोफे पर बैठाता उजला से बाहर चला गया, जबकि बाकी सब मुइज की हमनक शक्ल देखकर हंसी छूट गई। जरवा आप कैसे इस जिन के साथ रह लेती हैं? मुइज ने जरवा के पास दोबारा बैठते हुए मासूमियत से पूछा। डीठ इंसान, अगर वो आ गया ना तो कीमा बना देगा तुम्हारा, रोटी के साथ खा जाओगे। हारून ने इसे डराया, जबकि जरवा ने इसे घूरा। इतना प्यारा शोहर था इसका और वो इसे जिन कह रहा था। अरे डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, बस अपनी बीवी से डरूंगा इंशाल्लाह। मस्करेपन से वो कहता सबको क्या अक्ल गाने पर मजबूर कर गया, जबकि नवाल पैर पटकती हुई बाहर चली गई। उफ इंतहाई नकम्मी लड़की है, होने वाले शोहर की इज्जत ही नहीं। मुइज ने जिले को देखकर सर झटकते हुए मुंह बनाकर कहा। उठो मेरे साथ चलो। हारून कहता हुआ इसका बाजू पकड़कर जबरदस्ती से उठाकर ले गया था। पीछे वो दोनों बहनें खिलखिला कर रह गई थी। वो दरबार में हाथ बांधे मसाकिन को खाना खिलाता, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में, वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो सबके आगे खाना रखता हसीब के पास आया, जो इसके मुस्कुरा कर देखता जज कर रहा था। क्यों दांत निकल रहे हैं तुम्हारे? मुक्का मारकर सारी बतीसी तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे दूंगा, अजमान ने इसकी मुस्कान से चिढ़ते हुए गुस्से से कहा। कसम से आशिक तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम जैसा पहली बार देख रहा हूँ जो बीवी की जिंदगी मांगी हुई मन्नतें पूरी कर रहा है। हसीब ने मुस्कुराते हुए कहा। गलत किया है तुझे अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था, अजमान ने सर से लहजे में कहा। हाँ यार ऐसा हो सकता है, तू कोई काम करो और मुझे पता न चले। हसीब ने फखर से कहा। लजाड़े अपना मुंह बंद रखो और चलो, देर हो रही है। आंखों पर ग्लासे लुकाता इसे घूरता वो दरबार की सीढ़ियां उतरता चला गया था। मगरूर इंसान, इश्क कैसे कर लिया तुमने? हसीब ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए पूछा। यह बच्चों के करने की चीज नहीं है डफर, अजमान ने इस बार इसे जज करना बेहतर समझा था। बच्चा? तुझे शर्म तो नहीं आती मुझे बच्चा कहते हुए? खैर से मंगनी शुदा हूँ, खैर से शादी भी हो जाएगी। तुम जैसे लोगों की बातें क्या कहती हैं? हसीब ने मुंह बनाते हुए तंग कर पूछा था। जवाब में वो बाइक पर बैठता
संजीदगी दिलकशी से मुस्कुराता इसे तपा गया था। तुम अभी भी नाराज हो डॉक्टर हारून से? हारून ने इसे गिफ्ट खोलते हुए देखकर मोहब्बत से पूछा। लेकिन थोड़ी बहुत मान लेती हूँ। अब तुम इतने प्यारे गिफ्ट लाए हो तो मैं थोड़ा दिल नहीं तोड़ सकती। इसने हनूज गिफ्ट खोलते हुए मसरूफ से अंदाज में कहते हुए इस पर एहसान किया। वो जवाब में मुस्कुराता हुआ इसके पीछे बेड पर बैठा। वो इस वक्त ब्लैक हाफ स्लीव शर्ट पहने, व्हाइट पैंट पहने, वो गीले बालों से इसे मोहब्बत से देखता बहुत प्यारा लग रहा था। ब्लैक ड्रेस? जिले ने हैरत से पलटते हुए पूछा। अब वो दोनों बहुत करीब से एक दूसरे को देखते कोई इंतहाई प्यारा कपल लग रहे थे। हाँ, ये मुझे पहन कर दिखाएं ताकि मैं आपकी तारीफ कर सकूं, गंभीर लहजे में कहता वो जिले का दिल धड़का गया था। सुबह पहनूंगी मैं, अभी तो मैं नाइट ड्रेस पहना है। बार बार मुझसे नहीं होती चेंजिंग वगैरह। इसने घबराए वाला जिम का। जिले, आप पहन रही हैं या नहीं? हारून ने आईब्रो झुकाकर पूछा। पहन रही हूँ। वो गुस्से से ड्रेस पकड़ती वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। पीछे वो इसके बेड पर नीम दराज हुआ। तभी वो 5 मिनट में बाहर आए। पैरों तो काती ब्लैक शेफून कमीज, नीचे व्हाइट तंग कैपरी, गले और बाहों पर मोतियों की बारीक काम किया हुआ था। वो ड्रेस अपनी कीमत खुद बता रहा था। पहन लिया, अब देख लिया तो जाओ, मुझे सोना भी है। इसने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए जल्दी से कहा। हाँ। वो कह कलकाता बेड से उठता इसकी तरफ आया। जिले ने हैरत से इसे अपनी तरफ आते देखा। तुम दूर से ही मेरी तारीफ कर दो। जिले ने पीछे हटते हुए घबराए हुए लहजे में कहा। दूर से क्यों, पास से क्यों नहीं? इसने हनूज इसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। देखो अब्बू जाग रहे हैं, चले जाओ। अगर वो आ गए तो फिर तुम जानते हो तुम्हारी और मेरी खैर नहीं। जिले ने इसे डराना चाहा। ओ कम ऑन माय डियर, वो हॉस्पिटल से आज रात देर से आएंगे। वो मुस्कुराती आंखों से एक हाथ पैंट की पॉकेट में घुसाए धीमे कदमों से इसकी तरफ बढ़ता हुआ इसे जज कर चुका था। तुम वही क्यों नहीं रुक जाते? मत मारी गई थी मेरी, जो तुमसे तारीफ का कह दिया। अब नहीं कहूँगी तारीफ के लिए। जिले ने ग्लास वाल से लगते हुए गुस्से और घबराहट से कहा था। मेरा तो फर्ज बनता है तुम्हारी तारीफ करना, तुम्हारी ड्रेस की तारीफ करना, तुम्हारे बालों की तारीफ करना, तुम्हारे बस इतनी तारीफ काफ़ी है। जिले ने इसे बीच में टोक दिया। उफ, मेरी बीवी कितना शर्माना सीख गई। हारून ने इसके इर्द गिर्द हाथ जमाते हुए शरारती लहजे में कहा था। जिले ने सख्त घबराई। वो इसके माथे से अपना कुशादा पेशानी टिका चुका था। इसकी मूछें जिले को नाक होंठों पर चुभती महसूस हो रही थी। उफ, पीछे करो अपनी लाडली मूछें, जिले ने झुंझलाते हुए कहा। वो जवाबन मुस्कुराते हुए इसके माथे पर होंठ रख चुका था। जिले साकित हुई इसके जलते लम्स पर। वो अपने पेश कदमी जारी रखे हुए था जब वो दोनों ही चौंके। आपी, ये जरवा रूम में आ रही है, तुम बाहर मत जाओ, छुप जाओ। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? हाय अल्लाह, जिले ने घबराहट से इससे दूर होते हुए कहा। क्या करूं, तुम छुप जाओ वॉशरूम में। जिले ने मुस्कुराते हुए हारून के बाजू को पकड़कर खींचते हुए कहा। उफ जिले, क्या हो गया है? कुछ नहीं सोचती, वो बहुत समझदार बच्ची है। हारून ने मुस्कुराती आंखों से इसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं, मेरी छोटी बहन है, वो क्या सोचेगी? वो अपनी आपी के बारे में। तुम बस छुप जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ अंदर से निकलने की कोशिश भी की तो जान से मार दूंगी। इसने वॉशरूम का दरवाजा बंद करते हुए इसे धमकी देना बेहतर समझा। आप भी इतनी देर लगाती दरवाजा खोलने में, मैं कितनी परेशान हो गई थी। जरवा ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं वॉशरूम में थी जरी, इसलिए लेट हो गई। जिले ने अपने बिखरे बाल संवारते हुए मुस्कुरा कर कहा। आपी, वो अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ है। जरवा ने बराए हुए लहजे में आपी से इसकी शिकायत की। आ जाता है वो, पहले तो दिन चढ़े आता था। वो अपनी मर्जी का मालिक है, किसी की कम ही सुनता है। तुम जाओ, शाबाश, सो जाओ। जिले ने इसके सर पर चादर दुरुस्त करते हुए प्यार से कहा। आपी, आप कहीं जा रही हैं? इसने इसके नए ड्रेस को 27 से देखते हुए कहा। नहीं तो ये बस ऐसे ही पहनकर साइज चेक कर रही थी। अच्छा, आप आराम करें। वो कहती हुई पलटी जब वो चौंकी। अच्छी, मुसलसल 3 छींकों पर वो चौंक कर वापस मुड़ी थी। जिले ने दांत पीसकर इससे कोसा जो वॉशरूम में बंद अपनी मौजूदगी का पता दे गया था। जिले मसनूई मुस्कुराई। वो मैं छींकी हूँ, वॉशरूम में कोई नहीं है। जिले ने हड़बड़ी में उल्टा सीधा जवाब दिया। हाँ आपी, आपकी हारून भाई जैसी। हाँ पिया, आपके हारून भाई जैसी आवाज़ कब से हो गई? जरी ने मुंह पर हाथ रखते हुए शरारत से कहा। भाई बाहर आ जाएं। जरी ने अपनी आपी के हमन्निक चेहरे को देखकर वॉशरूम की तरफ आवाज़ लगाई। हारून हल्की सी मुस्कान से बाहर आए। सॉरी जरी डियर, मैं अंदर शर्ट धोने चला गया तो चाय का दाग लग गया था, तो मेरे वॉशरूम का टैप खराब था, तो मैं जिले के वॉशरूम में आ गया। जिले भी अनजान है कि मैं वॉशरूम में हूँ, तो ये इस वक्त ड्रेसिंग रूम में थी। हारून ने जिले के साथ खड़े होते हुए संजीदगी से इसे अपनी और जिले की सफाई दी, जिस पर जिले ने माथा पीटा कि बहाना तो सही से बना लेता। आई नो, आप दोनों सच ही बोल रहे होंगे। इसने दोनों के गिर्द घूमते हुए सर हिलाते हुए दोनों की बात की ताकीद की। ये मेरे रूम आए थे जरी, मैं तो नहीं गई उनकी तरफ। जिले ने अपनी सफाई दी। आप ही, मैं कौन सा पूछ रही हूँ कौन कैसे
कहाँ क्यों आया? जरी ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। अच्छा मैं चलती हूँ, आप दोनों परेशान ना हो। वो कहती हुई जल्दी से रूम से चली गई। देखा मैं ना कहती थी, कोई आ जाएगा। इसने इसकी तरफ पलट कर गुस्से से कहा। सॉरी जानू, हारून ने मुस्कुराते लहजे में कहकर इसे तपाया। उफ, एक तो आप मुझे इस चीप नेम से मत बुलाया करें। निकले यहाँ से, इससे पहले कि ताई अम्मी आए या इरम आंटी निकलने की करें यहाँ से। जिले ने कहते ही इसका हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर निकाला। गुड नाइट। हथेली पर चूम कर इसकी तरफ फूंक मारकर कहती वो झट से दरवाजा बंद कर गई थी। पीछे वो दांत पीस कर हड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। रेस हो जाए? हसीब ने बाइक पर बैठते हुए इससे एक्साइटेड से अंदाज में पूछा था। नो, तुम्हारी तरह छड़ाछाड़ नहीं हूँ। मेरी जरी मेरा इंतजार कर रही होगी। सो मैं नहीं लगा रहा रेस, इसने नफी में सर हिलाते हुए कतियत से कहा। उफ, लगता है तुम डर गए हो पिछली बार हारने से। कम ऑन, ये हार जीत तो किस्मत वालों को मिलती है। सो दिल छोटा मत करो और रेस लगाओ। 10,000 की 10,000 मिलेंगे मुझे जो जीतेगा। हसीब ने आईब्रो उचकाते हुए कहा। नो, इसने एटीट्यूड से लहजे में कहा। तुझे भाभी की कसम। तेरी तो अब अगर भाभी की कसम दी तो यहाँ खड़ा होगा, वहीं कब्र बना दूंगा तुझे। अजमान ने इसकी बात बीच में ही काटते हुए इसका सर बाइक पर मारते हुए कहा। आई एम सॉरी। अब मेरे बाप की तौबा, जो तुझे भाभी की कसम दे दूं। छोड़ जलील इंसान, छोड़ दे। हसीब ने दुहाई देते हुए अपनी गर्दन आजाद करवाई। इस बार बख्श रहा हूँ, आइंदा का मतलब समझते हो ना? ऑफ कोर्स जान, समझ गया हूँ। हसीब ने दान का आ जाओ अगर रेस लगानी है तो, इसने मुस्कुराते लहजे में कहा। खबीस इंसान, अगर लगानी ही थी तो मुझे इतने तरले मिनते क्यों करवाई थी? जवाबन अपनी सच करती मुस्कान से वो बाइक स्टार्ट कर चुका था। वो स्पीड स्लो करता हसीब आगे बढ़ने का मौका दे रहा था, जिसकी बांछें खिल चुकी थी। खुद को आगे बढ़ते देखकर अजमार मुस्कुराया। हसीब काफी आगे बढ़ गया था जब वो स्पीड बढ़ाता इससे आगे आया था। हसीब ने बेचारगी से अपनी जेब को देखा। उफ, ये तो जेब जीत जाएगा। हसीब ने कहते ही बाइक को फुल स्पीड पर छोड़ा। अजमार से आगे निकल गया। पीछे पलट कर वो मुस्कुराया कि शायद अजमार हार गया। अजमार ने जज करती मुस्कान से मिनटों का सफर सेकंडों में तय करते हुए बहुत आगे निकल गया था। भला इससे कुछ जीत सकता था? वो खुद अगले बंदे को आगे बढ़ने का मौका देता, फिर जब आदमी को लगता वो जीत गया है तो तब आगे निकल जाता। ऐसे लोगों को जज करने में मजा आता था। हसीब मुकर्रर जगह पर पहुंचा जहां वो दोनों हाथ सर के नीचे रखे लेटने से अंदाज में बैठा मुस्कुरा रहा था। इसका आधा खून खुश कर चुका था। इसके हाथ आगे बढ़ाया, जिसका मतलब समझकर हसीब हड़बड़ाया था। आई एम वेटिंग। इसने मुस्कुराते लहजे में हाथ हिलाया। आधे आज ले लो, आधे कल दे दूंगा, पक्का। हसीब ने रोने वाली अंदाज में बेचारगी से कहा। हैव ऑल द मनी ऑन माई प्लान। इसने संजीदगी से कहा। नहीं है ना? हसीब ने रोने वाले अंदाज में कहते शायद तरस खा ले, लेकिन अजमार कहाँ इस किसी के सुनते। अजमार ने हाथ को खींचा और इसकी पॉकेट से जड़ से वॉलेट निकाला। इसमें से 5,000 के 2 नोट पकड़ता वो इसका हाथ सीधा करता, इस पर वॉलेट रखता। बाइक स्टार्ट कर चुका था बिना इसके सदमे से खुले मुंह को देखे। पिछली बार मैं जानबूझकर हारा था जानी। वो मुस्कुराती आंखों से देखता बाइक को फुल स्पीड पर छोड़ता जा चुका था। खबीस इंसान। हसीब ने सदमे से वॉलेट चेक करते हुए कहा और बाइक पर बैठा। इसे लगा था ये वाली रेस शायद जीत जाएगा और अजमा से 10,000 लेकर अपनी महबूबा के लिए गिफ्ट लेगा, लेकिन हाय रिक लालच जो थे वो भी कमा बैठा था। रोड पर ख्वाजा सरा को वो पैसे देता। इसे बताना नहीं भूला था कि ये शर्त के पैसे हैं। इस ख्वाजा सरा ने झट से इसे पैसे छीनते और इसे दवाई देता पलट गया था। पूरा घर पर तरीकी चाहिए, सब दरवाजे खिड़कियां बंद थी। वो आसानी से दीवार पर चढ़ता नीचे कूदा था। आराम से दरवाजा डुप्लीकेट चाबी से खोलता वो सीटी बजाता हुआ अंदर आया, लेकिन सीढ़ियों पर वाइट गुलाबी सूट में बैठे वजूद को देखकर वो वही रेगिंग से सर टिकाई नींद में थी। इसने तासुफ से सर झटका। इसे झुककर गोद में उठाता वो आहिस्ता से सीढ़ियां चढ़ता, इसे अपने रूम में लाया। इसे आहिस्ता से बेड पर लिटाता। वो हल्का सा हंसा। वो बिल्कुल बच्चों की तरह नींद वहाँ होंठों से सोई। इसे बहुत प्यारी लगी। आहिस्ता से इसकी चमकती लोंग पर होंठ रखता वो हल्का सा हंसा। इसके साथ दराज होता, इसे अपनी बाहों में कसता, इसके सर पर होंठ रखता वो अपनी डार्क ग्रीन आइज बंद कर गया था। जरमा ने इसके सोने का यकीन करते के बाद आहिस्ता से थोड़ी से आंखें खोलकर इसे देखा था। वो देर तक मुस्कुराती नमी लिए आंखों से इसका चमकता चेहरा देखती रही। फिर वो आहिस्ता से ऊपर उठती, इसकी नाक पर होंठ रखकर नीचे हुई। इसे जी भर कर देखने के बाद वो सो चुकी थी। अजमान ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और अब वो मुस्कुराती आंखों से इस सादी सी दीवानी लड़की को देखता रहा कि जानता था वो जाग रही है, इसीलिए इसने सोने की एक्टिंग की थी। इससे मजबूत बाहों में भींचता वो हल्की सी
मुस्तकिल मुस्कान से देर तक अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता रहा इसके दीदार से। वाह दादी, ये बहुत प्यारे हैं। जीनिश जो इनके लिए चाय लेकर आई थी, इन्हें मुख्तलिफ किस्म के जेवरात बेड पर रखे देखकर हैरत से पूछा। दादी मुस्कुराई। दादी ये मैं ले लूं? इसने चमकते हुए खूबसूरत हार को देखकर दादी से पूछा। नहीं, ये वाला जरी के लिए है। इन्होंने हार को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा। दादी मुझे नहीं पता, ये मैं लूंगी, आप जरवा को कोई और दे दें। जैनी ने चलते हुए लहजे में कहा, ये जरवा के लिए इसकी माँ ने दिया है। इन्होंने गुस्से से कहा। जीनिश पैर पटकती हुई बाहर चली गई। किचन में चाय बनाती जरी को घूरती वो गार्डन में चली गई जहाँ इसकी जबरदस्त टक्कर हुई थी। अंदर आते माज ने इसे गिरने से बचाने के लिए इसे मजबूत हाथों में थमा। जीनिश ने चौंक कर इसे देखा जो वाइट पैंट पर ब्राउन हाफ स्लीव शर्ट पहने काफी हैंडसम लग रहा था। तुम ठीक हो? माज ने इसे अपनी तरफ देखकर प्यार से पूछा था। हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स यू कीपिंग मी फ्रॉम फॉलिंग। जीनिश ने अपने हाथ इसके हाथ से निकालते हुए आहिस्तगी से कहा। इट्स ओके डियर, वैसे भी अब तो सारी जिंदगी तुम्हें मैंने ही संभालना है। माज मुस्कुराते लहजे में कहकर आगे बढ़ गया कि शाइस्ता बेगम को लेने आया था। जीनिश ने गहरी सांस ली। ये इतना बुरा भी नहीं है अजमार से, जीनिश ने इसे देखते हुए खुद से कहा था। वो चौंकी। सामने वो मोबाइल कान से लगाए किसी से बातें कर रहा था। एक हाथ पॉकेट में घुसाए, दूसरे हाथ से फोन को कान से लगाए वो कई लड़कियों के दिलों की धड़कन था। जीनिश आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ी। तुम इन्हें कह दो मैंने छोड़ दिया है सिंगिंग करना। नो, मेरा नंबर किसी को मत देना। वो चुप हुआ। तो कह दो कि वो अब सिंगिंग नहीं करेगा। ओके बाय। इसने जीनिश को सामने खड़े देखकर फोन बंद किया। तुम बता सकते हो मोहब्बत क्या है? जीनिश ने इसे देखा। वो मुस्कुराया और इसके नजदीक आया। जीनिश, मोहब्बत ये नहीं कि कोई आपको खूबसूरत लगता है हो या आपका ख्याल रखता हूँ आपसे या आपको इससे मोहब्बत हो। मोहब्बत ये वो वाइज जज्बा जो हर किसी के दिल में नहीं उतरता। वो कहता हुआ चुप हुआ, फिर बोला। तुम आगे बढ़ो, अपना मुस्तकबिल बनाओ। माज अच्छा लड़का है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। आई होप वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अजमार ने किचन की खिड़की से नजर आती जरवा को देखकर संजीदगी से कहा, जो दुपट्टा सर पर अच्छी तरह ओढ़े चाय को कपों में डाल रही थी। जीनिश ने इसकी नजरों के ताक़ुब में देखा, फिर इसे देखा जो चमकती नजरों से इसे देख रहे। जैनी ने सारी लाया। तुम ठीक कहते हो, हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो जरूरी नहीं वो भी हमें चाहे। जीनिश ने हल्की सी मुस्कान से सर हिलाया। वो कहती हुई अंदर चली गई। पीछे अजमार ने जाती जीनिश की पुष्ट को तासुफ से देखा था। अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो, इसने दिल में कहा, फिर जरी की तरफ बढ़ा। जरवा, हम दोनों एक से लहंगे लेंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? जिले ने सोफे पर इसके साथ बैठते हुए कहा। अभी मैं लहंगा नहीं पहनूंगी, मैं मैनेज नहीं कर सकती। जरवा ने बेबसी से कहा। उफ, तुम ना एक नंबर की बोर पर्सन हो। जिले ने इसके हाथ से चाय लेकर पीते हुए नाक चढ़ाकर कहा। जिले आपी, आप ना सी ग्रीन टेल गाउन लेना, आप पर बहुत सूट करेगा। नवाल ने इसके पास आकर कहा। एक्साइटेड से अंदाज में कहा इसे अपनी आहट। हाँ वैसे कहे तो तुम ठीक रही हो, यही लूंगी, अब तुम्हारी बात थोड़ी न टालूंगी। जिले ने चाय से सिप लेते हुए नवाल को खुश किया। जरवा मुस्कुराते हुए इन दोनों को जोरों शोर से डिस्कस करते देख रही। जीनिश भी इनके करीब बैठ गई थी, बातों में हिस्सा लेती। वो पहले वाली जैनी ही लग रही थी। जरवा अजमार को कमरे में जाते देखकर इसके लिए चाय लेने किचन की तरफ चली गई थी। अपनी शर्ट क्यों उतारी? वो यह शर्ट तो पहने। जरवा ने रुख पलटते हुए लजाए हुए लहजे में कहा। अजमार जो नहाकर वॉशरूम से बाहर आया था वो टॉवल से पानी के कतरे खुश्क कर रहा था जब मासूम सी शर्मीली सी आवाज पर वो पलटा और जरी की तरफ देखकर हल्के से हंसा। ओ माय गॉड जरवा, यू आर अशेम्ड, इसने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। हाँ तो शर्माऊंगी ना जब आप शर्ट नहीं पहनेंगे, इसने मासूम से लहजे में कहा। ओके आप पलट सकती हैं, मैंने शर्ट पहन लिया, इसने बिना शर्ट के बटन बंद किए कहा। इसने मुस्कुराते हुए कहा। वो जरवा आहिस्ता से मुड़ी। आपने शर्ट के बटन क्यों बंद नहीं किए? इसने खफगी से पुर लहजे में कहा। माय हार्ट, आप बंद कर दो ना ये बटन, इसने इसकी तरफ बढ़ते हुए आहिस्तगी से कहा। लेकिन मैं तो चाय लेकर आई हूँ आपके लिए, इसने चाय का कप इसकी तरफ करते हुए मासूमियत से कहा। ये यहाँ रखे और पहले बटन बंद कर दे मेरी शर्ट के। इसने चाय का कप इससे लेकर मेज पर रखते हुए मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। जरवा ने हिचकिचाए हुए हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। वो आहिस्ता से इसकी शर्ट के बटन को छूती इन्हें मोहब्बत से बंद करती। अजमार का दिल जोर से धड़का गई थी। वो इसके दिल की भी धड़कनें बखूबी सुन सकता था। जरवा, आप मुझे इतनी प्यारी क्यों लगती हैं? इसने आहिस्ता से इसकी तरफ झुककर नरमी से पूछा। जरवा धीमे से मुस्कुराई। आप अपने दिल से पूछें, इसने इसकी तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। अजमार ने सर हिलाते हुए इसे अपनी मजबूत बाहों में भरा। जरवा, मुझे समझ नहीं आती, मुझे इश्क कैसे हो गया?
میں تو ان سب چیزوں میں پڑنے والا انسان نہیں تھا، پھر آپ کو دیکھ کر میں کیوں خود کو بھول جاتا ہوں؟ آپ میں مجھے اپنا آپ نظر دکھنے لگتا ہے، آپ دل میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ دھیمے سے اپنا حال اس پر اشکار کر رہا تھا۔ زری نے آہستہ سے اپنے ہاتھوں میں اس کا خوبصورت چہرہ بھرا۔ آپ ہیں تو زری ہے، آپ نہیں تو زری کا وجود اس دنیا میں بیکار ہے ازمار، وہ دھیمے سے کہتی اس کا نام لے گئی تھی۔ ازمار کو اپنے کانوں میں مٹھاس سے گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ذروا، آپ ایک بار پھر سے میرا نام پکاریں، اس نے اس کے ناک سے اپنا ناک جوڑتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں فرمائش کی تھی، جس پر ذروا نے ہلکی سی مسکان سے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپایا تھا۔ بھابی، یہ ڈریس آپ کے لیے امی نے بھیجا ہے، رات کو آپ نے یہ پہننا ہے۔ نوال نے ایک خوبصورت فیروزی لائٹ پنک کمبینیشن کا ٹیل اوپن گاؤن اس کی طرف بیڈ پر ڈھیر کرتے ہوئے کہا۔ بھابی، یہ ڈریس آپ کے لیے امی نے بھیجا ہے، رات کو آپ نے یہ پہننا ہے۔ نوال نے ایک خوبصورت فیروزی لائٹ پنک کمبینیشن کا ٹیل اوپن گاؤن اس کے بیڈ پر ڈھیر کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ چچی امی نے بھیجا ہے، وہ بھی میرے لیے؟ ذروا نے حیرت سے نوال سے پوچھا۔ ہاں جی، آپ کے شوہر ساتھ لے کر گئے تھے ماما کو، اور ماما کی پسند کا ڈریس لیا ہے انہوں نے آپ کے لیے۔ نوال نے اس کے سامنے سے چہرے کو رشک سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ذروا نے حیرت سے سوٹ پر ہاتھ پھیرا۔ اور آپ ہی کا ڈریس؟ ذروا نے کہا۔ دادی سے 2 لاکھ کا چیک لے کر نکل چکی ہیں ہارون بھائی کے ساتھ، نوال نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر اسے بتایا۔ اف، آپ بھی بینا اپنا پیسہ خرچ نہیں کریں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، ذروا کے کہے میں اپنی بہن کے لیے وہ محبت ہی موئز کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آپ لڑکیوں کو کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہے کہ نہیں؟ آدھا گھنٹہ پہلے تمہیں اپنے لیے چائے لانے کو کہا تھا، ہاں کیوں نہیں بنائی؟ موئز نے دونوں سے کہتے ہوئے آخر پر نوال سے تحکم بھرے لہجے میں، جس پر اس نے گور کر اسے دیکھا۔ بات سنائی؟ وہ جڑ سے اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ میں کوئی تمہاری نوکر نہیں ہوں جو حکم چلا رہے ہو مجھ پر، جاؤ جا کر مینا نوکرانی سے کہو۔ نوال نے اسے گھورتے ہوئے اچھے سے باور کروا دیا تھا۔ تم تو ہو ہی ایک نمبر کی کام چور، سڑی سی شکل والی، موئز نے ذروا کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے منہ پھلا کر نوال سے کہا تھا۔ ذروا نے اسے گھورا۔ پہلے اپنی شکل دیکھو، کالے کوے کے منہ والے، نوال نے غم و غصے سے کہا۔ ارے جاؤ، تم جیسے بہت دیکھے ہیں میں نے اپنی خوبصورتی سے جلتے، موئز نے لڑاکا انداز میں کہا۔ اف، تم دونوں لڑنا بند کرو گے؟ ذروا نے زد چوتے ہوئے دونوں سے پوچھا۔ میں کہاں لڑتا ہوں، میں تو معصوم ہوں، یہی ہیں اپنے بھائی کی طرح لڑاکا جو ہر وقت مار دھاڑ کے لیے تیار رہتی ہے، موئز نے سر جھٹکتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ میرا شوہر تمہیں لڑاکا مار دھاڑ کرنے میں لگتا ہے؟ ذروا نے خفگی سے کہا۔ ارے میں آپ کے شوہر کی نہیں، نوال کے بھائی کو کہہ رہا ہوں، آپ ریلیکس رہیں۔ اس نے جلدی سے زری کو اپنی صفائی پیش کی۔ اف یور کائنڈ انفارمیشن، میرا بھائی ذروا بھابی کا شوہر ہے، نوال نے مصنوعی مسکان سے اسے باور کروایا تھا۔ تمہیں تو پتہ نہیں کس کی گھٹی دی گئی ہے، فسادن میری ذروا بھابی سے لڑائی کروانا چاہتی ہے، موئز نے کمر پر ہاتھ رکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ اف، تم دونوں اگر ایسے ہی لڑتے رہو گے تو کیسے گزارا ہوگا تم دونوں کا؟ میں ابھی چاچو سے کہتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی منگنی کروانے کی۔ ذروا دونوں کو دھمکی دیتی ہوئی کمرے سے نکل یہ تھی کہ ان دونوں نے تو سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے۔ اف، دیکھا کر دیا نا بھابی کو ناراض، نوال نے غصے سے کہا۔ اگر میری منگنی نہ ہوئی تو تمہارا قیمہ بنا کر روٹی سے کھا جاؤں گا، آہستہ سے اس کے کان میں کہتا وہ بھاگا تھا۔ اف، یہ انسان مجھے پاگل کر دے گا، نوال غصے سے بڑبڑائی۔ آپی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ذروا نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے پوچھا۔ سر پر اچھی طرح فیروزی کمدار دوپٹہ لیے، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے، ڈارک لپسٹک لگائے، بھاری جوڑی میں وہ بہت پیاری لگ رہی، بہت ہی پیاری۔ ذلے نے محبت بھری نظروں سے اس کا سجا سمرا روپ دیکھا تھا، مسکرا کر کہا۔ آپی، وہ صبح سے گھر نہیں آئے، اس نے ہمیشہ کی طرح پھر سے ذلے سے اس کی شکایت لگائی تھی۔ دونوں بھائی ولیمے کا ارینجمنٹ دیکھنے ہوٹل گئے ہوئے ہیں، وہ وہیں سے ہمیں جوائن کر لیں گے، ذلے نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ پارلر والی اس کا ہلکے کام والا لائٹ پنک دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، بالوں کو دونوں طرف سے آگے ڈالے، نیچے سے ہلکے ہلکے رول ڈالے، وہ ہیوی میک اپ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ٹیل گون لہنگا اس کی جسامت پر بہت سوٹ کر رہا تھا، بازو نیٹ کے تھے جو اوپر سے کام والے، جبکہ نیچے سے سادہ تھے، جو بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ میں کیسی لگ رہی؟ نوال نے بالوں کو ایکسٹرا ہیئر پن میں قید کرتے ہوئے آئی برو اچکا کر ذروا سے پوچھا، جو پرپل کلر کی ہلکی لہنگا چولی میں بہت پیاری لگ رہی تھی، بالوں کو نیچے سے رول ڈالے، ماتھے پر بھاری رول بنائے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے، ذروا نے محبت سے اس کے سجے سمرے روپ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ جواباً وہ مسکرائی تھی۔ آج رات کو ان کا ولیمہ تھا جو ایمرجنسی میں رکھا گیا تھا، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا تھا، ساتھ ہی زینش اور نوال کی انگیجمنٹ کی سیریمنی تھی۔ میرا بھائی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہا ہے، اس نے ازمار کو سامنے سے آتے دیکھ کر بڑے بھائیوں والی شفقت سے کہا تھا۔ ازمار وائٹ ایکسپینسو
शर्ट, ऊपर नीला कोट पहने, गले में नीली ही टाई लगाए, माथे पर ब्राउन बाल बिखेरे हुए, डार्क ग्रीन आंखों से, अपनी कातिल पर्सनालिटी से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरा भाई मुझसे ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा है, अजमान ने हारून के गले लगते हुए मोहब्बत से कहा। हारून व्हाइट शर्ट, ऊपर ब्लैक कोट और ब्लैक ही टाई लगाया हुआ था। वो वाकई में बहुत हैंडसम लग रहा था। वो एक निहायत गुड लुकिंग पर्सनैलिटी का मालिक था। वो मकनातीसी कशिश रखता था जो हर कोई खींचता चला जाता था। उफ, मेरा छोटा प्रिंस अपने ब्रो की तारीफ कर रहा है, वाओ अमेजिंग। हारून ने इसकी चमकती पेशानी पर शफकत से बोसा देते हुए प्यार से कहा। अजमात जवाबन मुस्कुराया था। वो हारून की मोहब्बत से आगाह था। वो इसे खुद से बढ़कर मोहब्बत देता था। वो दोनों मेन इंटरेस्ट में खड़े थे कि इनकी दुल्हनें अभी रास्ते में थी। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ। तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ, ये जगह क्यों दुनिया में आया हूँ, ये जान लेकर के जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। जरी को गाड़ी से निकलता देखकर इसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में डले थे। जो झुकी नजरों से शाजिल भाई का हाथ पकड़े गाड़ी से निकली थी, जबकि हारून ने आगे बढ़कर जिले की तरफ हाथ बढ़ाए थे। जिले ने झुक के सर से इसके हाथ में अपना सजा हुआ हाथ दिया था। अजमार वहीं साकित खड़ा, खुद से बेगाना होते इसे खुद में समाता देख रहा था। अजमार, जाओ बच्चे जरवा को हेल्प करो। अदील साहब के कहने पर वो चौंक कर इन्हें देखता जरी की तरफ अपनी खूबसूरत चाल से बढ़ा, जबकि जरवा का दिल इसे अपनी तरफ आते देखकर जोरों से सीने में बड़बड़ाया था, जिसे अभी निकलकर बाहर आ जाएगा। वो आहिस्ता से इसके सामने अपना हाथ करता जरवा समेत कई लोगों को खुद को देखने पर मजबूर कर गया था। जिले ने इसे शर्माते देखकर इसका हाथ अजमार के हाथ में शरारत से रख दिया था। हारून ने अपनी बीवी की शोखी जी भरकर खुद में समोई थी। जिले झेंप सी गई थी इसे खुद को ऐसे देखकर। वो चारों स्टेज पर बैठे थे। नवाल ने मुंह बसोड़ कर इसे देखा, जो अपनी कजन नैनी की पिक बना रहा था। एक पिक मेरी भी बना दो। नवाल ने अपना सेल इसकी तरफ बढ़ाते हुए तंजिया कहा। जवाबन वो मुस्कुराए। श्योर माई डियर, वो हंसते हुए हाथ रख कर कहता, नवाल को झेंपने पर मजबूर करता, जबकि नैनी कहका लगाने पर मजबूर हो गई। उफ, इतनी जल्दी, यकीन रखो शादी तुमसे ही करेगा माई डियर। आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसने इंतहाई मासूमियत से इसके कान में कहा, जो नवाल को अंदर बाहर से सुलगा गया। शक्ल देखो पहले, मैं फिर मुझसे शादी के ख्वाब देखना। नवाल ने तेवरियां चढ़ाते हुए बालों को झटकते हुए कदा से कहा। ओ तो फिर ऐसा करते हैं, नैनी से कर लेता हूँ, तुम तो करोगी नहीं। आखिर मुझे मासूम ने अपना घर भी तो बसाना है। निहायत मासूमियत से कहा गया था। तुम करके तो देखो, तुम्हारी टांगें ना तोड़ दूँ तो। नवाल, अदील खान नाम नहीं मेरा, नवाल ने निहायत जले हुए लहजे में कहा था। उफ, इतनी मोहब्बत, अगर इतनी मोहब्बत है मुझ मासूम से तो फिर इजहार क्यों नहीं करती। मुइज़ ने इंतहाई इसके करीब होते हुए आईब्रो उचकाते हुए पूछा था। नवाल ने चौंक कर इसे अपने करीब होते देखा। वो ब्लैक 2 पीस सूट में बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसे अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर नवाल का दिल जोर से धड़का था। मुझे आई थिंक आप ही बुला रही हैं, नवाल कहती हुई स्टेज की तरफ भाग गई थी। पीछे वो मुस्कुराता हुआ इसकी पुष्ट देखता अपनी संवरे हुए बालों में हाथ फेर कर रह गया था। इरम, मुबीन, नवीन सब स्टेज पर बैठी आपस में कुछ बातें कर रही थी। मुबीन का रवैया जरवा से बेहतर हो गया था। वो अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। वो अपने बेटे की खुशी में खुश थी, जबकि इरम के तासरा नॉर्मल और संजीदा थे। नवीन तो फूले नहीं समा रही थी अपने बेटे और जिले को देखती। बरसों पहले देखे गए ख्वाब जो सच का रूप धार चुका था। इन्हें और क्या चाहिए था। जिनिश अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी कुछ बातें कर रही थी, जब एक्सक्यूज मी की आवाज़ पर वो चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, अगर आप मुनासिब समझे तो। माज ने जिनिश को देखते हुए रिक्वेस्ट की। मैं आती हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। जिनिश अपनी फ्रेंड से कहती माज के साथ एक टेबल की तरफ बढ़ी। माज ने चेयर की सीट कर इसे पेश की। जिनिश गहरा सांस लेती अपनी चेयर पर बैठी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी फीलिंग कैसे बयान करूँ। आई डोंट नो। जैनी ने इसके गंभीर लहजे पर चौंक कर इसकी तरफ देखा। मैंने जब पहली बार आपको देखा तो मैं हैरान रह गया था। मुझे जिसकी तलाश थी वो मेरे आसपास थी, और मैं पागल इसे कहाँ नहीं ढूंढ रहा था। माज ने तासुब से सर झटकते हुए कहा। तलाश? जिनिश ने चम्मे से कहा। आप जानती नहीं, आप एक बार ट्रिप पर इस्लामाबाद गई थी, बस वहीं माल रोड पर आपको सुर्ख ड्रेस में देखता रह गया था। इसके बाद मुझे एहसास हुआ ये लड़की तो मेरा सब कुछ ले गई है। आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आपको नहीं मिलना था, आप नहीं मिली। मैं हर बार आप जानती हैं, आपके घर में बचपन में आया था, बाद में कभी नहीं गया। वो धीमे से जैनी पर इंकशाफ करता जेनिश को साकित कर गया था। जेनिश ने हैरत से इसे देखा। फिर अम्मी ने जरवा के लिए फोर्स किया। मैं मान गया कि मंगनी करने में क्या हर्ज है, लेकिन शादी के बारे में मैंने नहीं सोचा था कि मेरे दिल में तो आप थी। फिर अम्मी ने नवाल से फोर्स किया। मैंने सोचा मंगनी ही तो करनी है, जरवा से नहीं तो नवाल से कर लेता हूँ, लेकिन जब आपको देखा तो चौंक गया। मैं आपको
तसव्वुर में भी नहीं कर सकता था कि वहां आके आप जानती हैं क्या सिचुएशन थी। माज ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। जैनी ने मुंह पर हाथ रखा। जिनिश, आप बहुत खुश रहा करें, आप बस खुश रहा करें। हंसती खिलखिलाती हुई जैसे रोड पर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती मुझे भाग गई थी। मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। माज ने आहिस्ता से इसका हाथ अपने हाथ में लेकर इल्तिजा की थी। जैनी की आंखों में आंसू थे। बाकी अल्लाह से बेहतर कोई फैसला करने वाला नहीं, वो फैसला करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। आपको मेरी जात से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं खुद को आपके लिए काफ़ी सुधार चुका हूँ। बाकी आप मेरी ज़िंदगी में आएंगी तो आप सुधार देना। माज ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा, जिस पर जिनिश मुस्कुराकर अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाकर उठकर भागी थी। पीछे माज मुस्कुरा कर रह गई। दूर बैठे अजमार के होंठों पर भी एक हल्की सी मुतमईन सी मुस्कुराहट चमकी थी। स्टेज पर अब सब मेहमान सलामियां दे रहे थे। नवीन ने 2 सोने के मोटे कड़े जिले को और 2 जरवा को पहनाए कि ये इनकी माँ की निशानी थे। मुझे लगता है मेरी लिपस्टिक लाइट है, जिले ने मुंह बसोरते हुए हारून से कहा। हारून ने गौर से इसके डार्क लिपस्टिक से सजे होंठों को देखते हैं, फिर हल्की सी मुस्कान से इसे कहा, कोई हाल नहीं जिलेखा, तुम्हारा इससे ज़्यादा डार्क कोई लिपस्टिक नहीं हो सकती। हारून ने सर हिलाते हुए तासुफ से कहा, हो सकती है अगर तुम्हारा खून पी जाऊँ तो। जिले ने दांत पीस कर कहा, पी जाऊँ, नेवर माइंड। इसने धीरे से गंभीर लहजे में कहते हुए झुकते हुए कहा। जिले सटपटा से गई थी इसके गंभीर लहजे पर। वो नजरें चुराती सामने प्यार देने वाली आंटी की तरफ मुतवज्जा हुई थी। भाभी को क्या दोगे गिफ्ट में? अजीब ने अजमार से तजस्सुस से पूछा। मुंह बंद रखो और सामने की तरफ देखो ताकि तुम्हारी तस्वीर अच्छी आए, वरना कल को मेरे बच्चे डर जाएंगे। ये कार्टून कौन है? अजमार ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए इसे कहा। सामने ही जरवा अपनी दोस्त को घूम कर अपनी टेल गाउन फ्रॉक दिखा रही थी, जिस पर अजमार ने जल्दी से घूमती हुई जरवा की पिक बनाई, जिससे इसका बहुत अच्छा पोज बना था। उफ, बस कर दे, भाभी को ताड़ना, नजर लगाएगा क्या आप? हसीब ने इसके कंधे पर झांपड़ मारते हुए कुछ देर पहले हुई बेइज्जती का बदला चुकाया था। नजर तुम जैसे बदनजरों की लगती है, इसने घूरते हुए कहा। सलामियों और गिफ्ट्स के बाद ज़ेनी और नवाल की एंगेजमेंट की सेरेमनी पूरी की गई थी। अदील साहब ने मोइस को रिंग पहनाई तो जुल्फकार साहब ने माज को, शाइस्ता बेगम ने नवाल जीनिश को खुद ही रिंग पहनाई, जिस पर मुइज मुंह बसोड़ कर रह गया था। शाइस्ता ने रिंग के बाद दोनों की हथेलियों पर लाख लाख का कैश रखा था। अजमान ने जरवा को देखा जो नादिया बेगम के गले लगी सबको मुस्कुरा कर देख रही थी। नादिया ने दोनों बहनों को 3-3 भारी हार दिए थे और इदरीस साहब ने जिले और जरवा को 5-5 लाख के चेक दिए थे। इन्होंने जरवा से माफ़ी मांग ली थी अपने गलत फैसले की और इस मसनूई धमकी की। इन्होंने जरवा को नादिया को तलाक देने की धमकी दी थी। वो इन्होंने बस मसनूई धमकी दी थी, वो राज़ी हो जाए। वो राज़ी ना भी होती तो इन्होंने तलाक नहीं देनी थी। नादिया को ये सब भी इन्होंने फरजाना बेगम के दबाव में आकर कहा था। कब से तुम्हारा इंतजार था, इतनी देर क्यों लगा दी? हारून ने इसके गले मिलते हुए खुश दिली से कहा। बस कुछ अर्जेंट काम आ गया था। आपको बहुत बहुत मुबारक हो हारून भाई, वैसे लड़की आपने अपने जैसी नहीं ढूंढी। और रोहान ने सजी सवरी जिले को देखते हुए शरारत से कहा, जिसने हाथ का मुक्का बनाकर इसे मारने का इशारा किया था। नहीं यार, मेरी बीवी जैसी शायद ही कोई हो। हारून की बात पर जिले ने तंजिया मुस्कुराती नजरों से इसे देखा। वो मुस्कुराया, तभी इसकी नज़र इस पर पड़ी जो अपने साथ खड़ी खूबसूरत लड़के को कभी देख लेती तो कभी मुस्कुराकर नजरें झुका देती। रोहान ने संजीदगी से इस लड़के को देखा। वो समझ चुका था वो लड़का इसका शोहर था। इसके कदम खुद ब खुद इसके सिमत बढ़े। हेलो, माय नेम इज रोहान। इसने जरवा से हल्की सी मुस्कान से अपना तारुफ करवाया। जरवा ने उलझन भरी नजरों से इसे देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। कौन हो तुम? अजमान ने संजीदगी से इसे देखा। पहले आपको मोहब्बत हुई या इन्हें? इसने इसके सवाल को इग्नोर करके पूछा। अजमान ने इसे तुमसे मतलब अगर खाना खा लिया हो तो तुम जा सकते हो। अजमान ने जरवा के आगे खड़े होते हुए कहा, नहीं, खाना मैंने अभी तक नहीं खाया। आपको हर वक्त इनके आसपास ही रहते हैं, जाएं अपने दोस्त के साथ घूमें और इन्हें खुलकर सांस लेने दें। रोहान ने संजीदगी से इसे मशवरा दिया बिना इसकी घूरती नजरों से खाइफ हुए। अजमान ने हैरत से इस बदतमीज लड़के को देखा। आपने जल्दबाजी की शादी में अगर 1 साल और वेट कर लेती तो आपको कोई अच्छा सा इंसान मिल सकता था। रोहान ने तासुफ से सर झटकते हुए जरवा को कहा, लगता है बिना मार खाए तुम नहीं टलने वाले, तुम यहाँ से। अजमान ने इसकी तरफ बढ़ा ही था जब हारून ने इसे आवाज़ लगाई, 9-2-11 हो जाओ यहाँ से। अजमान ने गुस्से भरी नजरों से इसे वार्न किया था, जिससे इसकी धमकी पर लापरवाही से शाने उचका गया था। अजमान, इधर आओ यार। हारून जबरदस्ती इसका बाजू खींचते हुए अपने दोस्तों से मिलवाने लगा। जरवा ने इसे परेशानी से देखा जो तासुफ से इसे देखता रहा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? जरवा ने इसे देखा। मुझे ये गम सारी उम्र रहेगा, आपने शादी में जल्दबाजी कर दी। वो वहाँ बींच कर कहता वो पलटा फिर वापस इसकी तरफ मुड़ा। अल्लाह करे आप इस सड़ियल इंसान के साथ हमेशा खुश रहें। वो कहता हुआ पलट कर वहाँ से निकलता चला गया। जरवा की नज़रों में हैरानी ही हैरानी। वो इस अजीब से लड़के को समझ नहीं सकी थी।
ازمار نے بھی گہرا سانس لیا. اس سے باہر جاتے دیکھ اف یہ کہاں سے آ گئی. ذلے رابیل کو ریڈ ساڑی میں دیکھ کر غصے سے بڑبڑائی, جو ریڈ ساڑی میں لمبے بال کھول ریڈ ڈارک لپسٹک لگائے بہت ہی حسین لگ رہی تھی. ڈاکٹر ذلے مبارک ہو تمہیں, رابیل نے مصنوعی مسکان سے کہا. خیر مبارک خیر مبارک ڈاکٹر رابیل, آپ کی دعاؤں سے ہی تو یہ دن میری زندگی میں آیا ہے. ذلے نے زبردستی اس کے گلے لگتے ہوئے کہا. رابیل نے منہ بنایا. ہارون کہاں ہے؟ رابیل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں پوچھا. وہ تو واش روم میں چلے گئے ہوں. ذلے نے بڑا سا جھوٹ بولا. آج کے دن تو جھوٹ مت بولو, وہ سامنے کھڑے ہیں, میں انہیں کے پاس جا رہی ہوں. رابیل نے نخوت سے کہتے ہارون کی طرف بڑھ گئی تھی. ذلے شوق سے منہ کھلا رہ گیا. میری سوکر نہ ہاسپٹل میں جان چھوڑتی ہے نہ گھر میں, اس کی شادی جلد ہی کسی سے کروانی پڑے گی مجھے. ذلے نے سنجیدگی سے کہا, جس پر ذروہ زور سے ہنسی تھی. ذروہ نے اسے دیکھا جو اس کے سامنے خاموش سا بیٹھا تھا. آپ بول کیوں نہیں رہے؟ ذروہ نے پریشانی سے پوچھا. وہ مسکرائے. ذروہ پلیز آپ اتنا سجا سورا مت کریں, مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو دیکھتے ہوئے. اس نے اس کی مہندی سے سجے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا. وہ دھیمے سے ہنسی. اور اگر یہی سب کچھ میں آپ سے کہوں, آپ بھی اتنا تیار ہو کر گھر سے مت نکلا کریں, لڑکیاں نظر لگا دیتی ہیں تو. ذروہ نے اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا, جس پر اس کی آنکھیں ڈارک گرین ہوئی تھی. ان میں واضح چمک دیکھی جا سکتی تھی. آپ کا حکم سر آنکھوں پر. ذروہ اس کے گمبھیر لہجے پر گھبرائی. آپ ایسے تو نہ دیکھیں. ذروہ نے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے جلدی سے کہا. تو پھر کیسے دیکھوں؟ اس نے شرارت سے پوچھا. آپ نظریں نیچی کر لینا, مجھے شرم آتی ہے ایسے. ذروہ نے سر جھکائے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا, جس پر ازمار نے اسے اپنی طرف کھینچا. ذروہ نے حیرت سے اسے دیکھا, جس کے نقوش میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی. ذروہ, میرا دل کرتا ہے آپ میرے شولڈرز پر ہاتھ رکھ کر میرے ساتھ ڈانس کریں, تنہائی میں ہمارے ساتھ, اور چاروں طرف صرف محبت ہی محبت ہو. ازمار نے اس کے سر پر ہونٹ رکھ کر شدت سے کہا تھا. ذروہ نے چونک کر اسے دیکھا. آپ سچ میں میرے ساتھ ڈانس کرنا چاہتے ہیں؟ ذروہ نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا. اس نے جواباً اپنی گرین آئیز اس کے ہونٹوں پر رکھی تھی. ذروہ نے حیرت سے نمی لیے آنکھوں سے اس کی آنکھوں پر ہلکا سا بوسہ دیا. میں اس ڈریس میں آپ کے ساتھ ڈانس نہیں کر سکتی نا, اور مجھے ڈانس کرنا آتا بھی نہیں ہے. ذروہ نے بے چارگی سے کہا. ازمار کو اس کے ہونٹ اپنے ناک پر محسوس ہوئے. وہ سر اٹھاتا مسکرایا. ذروہ اسے کبڈ کی طرف جاتے دیکھ کر آہستہ سے بیڈ سے اٹھی. ٹیل گاؤن فراک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. وہ ایک نیلے رنگ کا باکس پکڑے اس کی طرف آیا. یہ آپ کے لیے. اس نے اس کی طرف باکس بڑھاتے ہوئے کہا. ذروہ نے باکس کو پکڑ کر اسے حیرت سے کھولا. ڈبے میں ایک بلیک کلر کی وائٹ نگوں والی میکسی کو دیکھ کر ذروہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی. یہ؟ ذروہ نے پوچھا. آپ کے لیے, مجھے یہ شاپنگ میں بہت اچھی لگی سو آپ کے لیے لے آیا. آپ اسے روم میں پہن سکتی ہیں, اس نے دھیمے سے کہا. ذروہ نے پیروں تک آتی بلیک خوبصورت میکسی کو دیکھا. گول گلا بالکل سادہ تھا, لیکن بارڈر پر بہت ہلکا سا نفیس کام کیا گیا تھا. بازو بھی فل نیٹ کے تھے. وہ ایک آئیڈیل فراک تھی. وہ باہر بھی پہن سکتی تھی, لیکن ازمار جانتا تھا وہ کتنی شائع ہے. یہ کیسے یہ پہنوں گی میں کیسے یہ پہنوں گی, مجھے شرم آئے گی. ذروہ کے خفگی بھرے لہجے پر وہ کھل کر مسکرایا تھا. اٹس اوکے, مت پہنے, جیسے آپ کو ٹھیک لگے. اس نے اسے تھامتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا. ذروہ نے حیرت سے اسے دیکھا, جو ہر حال میں اس کا ساتھ دیتا تھا. پھر وہ کیسے اس کی خواہش کو رد کر سکتی تھی؟ ہرگز نہیں, میں پہنوں گی. ذروہ نے ڈبہ پکڑتے ہوئے شرمائے ہوئے لہجے میں کہا. میں کیسی لگ رہی تھی آج؟ ذلے نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے لہجے میں پوچھا. دنیا کی سب سے خوبصورت برائڈ. ہارون نے نمتراز ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا. سچی؟ ذلے نے اس کے بالوں کو انگلیوں سے بکھیرتے ہوئے پوچھا. مچھی میری جان, ہارون نے کہتے ہی مضبوط باہوں میں کسا. رابیل پر وہ ریڈ ساڑی سوٹ نہیں کر رہی تھی, ہے نا؟ ذلے نے اس کے نقوش کو دیکھتے ہوئے آئی برو جھکا کر پوچھا. ذلے, رابیل کہاں سے آ گئی ہم دونوں کے بیچ؟ ہارون نے حیرت سے پوچھا. بس آ گئی, وہ کہاں جان چھوڑتی ہے تمہاری. ذلے نے منہ بناتے ہوئے کہا. ذلے, اس کی انگیجمنٹ اپنے کزن سے ہو گئی ہے قریباً 3-4 دن پہلے. میں گیا بھی تھا تقریب میں. ہارون نے اس کے بال منہ سے پیچھے کرتے ہوئے اسے تسلی دی. تمہیں بلایا لیکن مجھے نہیں بلایا, اس رابیل کی بچی نے. ذلے نے دانت پیس کر کہا. اوف ذلے, اور کتنا گناہ جھاڑو گی اسے کہ؟ ہارون نے شرارت سے پوچھا. میں کیوں گناہ جھاڑوں گی اس کے؟ میرے ساتھ میری طرف سے جہنم میں جائے. ذلے نے منہ پسوڑتے ہوئے خفگی سے کہا. ذلے, تمہارا شوہر صرف تمہارا ہے. رابیل جیسی 10 بھی آ جائیں تو ذلے کی جگہ کوئی نہیں لے سکتی.
जो हारून अहमद के दिल में सिर्फ जिले के लिए है। हारून ने इसका चेहरा हाथों में लेते हुए मोहब्बत से कहा, फिर आहिस्ता से झुककर इसके माथे पर होंठ रखता वो जिले को शर्माने पर मजबूर कर गया था। जिले ने झट से हारून के सीने में चेहरा छुपाया, जिस पर हारून को होंठों पर बहुत प्यारी सी शरारती मुस्कान चमकी थी। कमरे में चारों तरफ फैली चांदनी इनकी मोहब्बत की गवाह बनती जा रही थी। अजमान ने चौंक कर इसे देखा, जो फ्रॉक को चुटकियों में पकड़े लंबे बालों पर ब्लैक कढ़ाई वाली चादर ओढ़े हुए कंफ्यूज सी नजरें झुकाए खड़ी थी। अजमान मुस्कुराया, साथ ही ग्रीन आइज भी मुस्कुरा उठी थी। जरवा, आप मेरे साथ डांस करेंगी? इसने एक घुटने के बल बैठते हुए गंभीर लहजे में पूछा। इसने मुस्कुराते हुए इसके हाथ में अपना हाथ आहिस्ता से रखा। अजमान हुनूस बैठे इसके हाथ को होंठों से लगाता मुस्कुराया, वो भी जुआबन मुस्कुराई थी। अजमान ने इसका हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रखा और अपना हाथ इसकी कमर में रखकर इसे खुद से करीब तरीन किया। जो है तो रूबरू मेरे बड़ा महफूज रहता है। तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ। ये दिल पागल बना बैठा है, इसे अब तू ही समझा दे। देखे तुझे मैं मेरी दुनिया बन जा रहे हूँ। खुशकिस्मत जो किस्मत से तुम्हें ऐसे मैंने पाया। मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। वो आहिस्ता से इसकी पेशानी पर होंठ रख के गुनगुनाया था। जवानी वहाँ होंठों से इसके इश्क पर खुदा से शुक्रगुजार थी, जिसने पल में इसे इतना कुछ दे दिया था कि इसका दामन तंग पड़ने लगा था। जरवा ने नमी से चमकती आंखों से इसकी थोड़ी पर होंठ रखे थे, फिर नाक की नोक पर रखती। वो कोई दीवानी ही दिखती थी। अजमान डार्क ग्रीन आंखों से अपने नक्कुश को मगरूर होते देखता, जो जरवा के मीठे से लम्स पर मुस्कुरा उठे थे। अजमान ने इसकी चादर उतरे बालों पर कई बार मोहब्बत से होंठ रखे इसे सीने में छुपाए वो आंखें मूंद किया था। मुझे आपके साथ बाइक पर बैठकर दूर तक सफ़र करना है। अजमान को इसके होंठ अपने सीने पर हिलते हुए महसूस हुए थे। व्हाट? अजमान ने हैरत से इसे अपने सामने करते हुए पूछा। हाँ, मुझे आपके साथ बाइक पर बैठना है, अभी इसी वक्त। जरवा ने पैर पटक कर जिद की। जरवा, इसने हैरत से निकलते हुए इसका नाम पुकारा। आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? इसने आहिस्ता से खफगी से पुर लहजे में पूछा। आप इस ड्रेस में बाइक पर बैठेंगी? इसने मैक्सी को देखते हुए शरारत से पूछा। वो जवाबन जेम्स से गए। क्यों फ़ोन किया है तुमने? अपनी तरफ वेला समझा हुआ क्या? नवाल ने खफगी से इसे पूछा। तो मेरी जान, आप कौन सा खेतों में हल चला रही हैं जो आप अब बहुत ही मसरूफ़ है और मैं बहुत ही वेला? मुइज़ ने नींद दराज होते हुए तन से पूछा था। सो रही थी मैं। इसने दांत पीस कर कहा। उफ, लोग हमारी नींदें उड़ाए खुद चैन की नींद सो रहे हैं। खुदा क्या किया जा सकता है ऐसे बेहिस लोगों का? मुइज़ ने तासुफ से कहा। तुमने यही बात करनी थी तो कर ली, अब फ़ोन बंद करो। नवाल की धमकी पर वो सीधा करके तो देगा, अगले 5 घंटों में तुम्हारे रूम में होऊंगा। इसने भी जवाबन धमकी दी। 5 घंटों में? क्या तुम आउट ऑफ कंट्री में हो जो तुम्हें आते हुए 5 घंटे लग जाएंगे? इसने तन से आईब्रो झुकाकर पूछा था। तो मैं अपनी नींद पूरी करके आऊँगा ना, समझी? मुइज़ ने मुंह बनाते हुए कहा। उफ, इंतहाई निकम्मे इंसान हो तुम। नवाल ने खफगी से कहा। तुम पर गया हूँ मेरी जान, वैसे आज बहुत प्यारी लग रही थी तुम। मुइज़ ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। आ गया ख्याल तुम्हें? नवाल आंखें बंद करके पूछा। हाँ, बस सोने लगा था तो झट से तुम्हारा चेहरा आंखों में आ गया। फिर मैंने सोचा फ़ोन ही करके तारीफ कर दूं, इसे मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आगे से गहरी खामोशी पर इसने दांत पीसे। नींद की दीवानी लड़की कभी मेरी भी तो दीवानी बनेगी, मुइज़ फ़ोन बंद करते हुए बड़बड़ाया था। वो दोनों बाइक पर बैठे थे। बाइक को वो स्लो स्पीड पर रखे हुए था। रोड पर कोई गाड़ी आते जाते दिखाई दे रही थी। जरवा ने इसके सीने पर हाथ रखा हुआ था। जरवा येलो लॉन्ग शर्ट पर ब्लू कैपरी पहने हुए थी, जबकि वो फुल ब्लैक ड्रेस में था। आप जब बाइक ड्राइव करते हैं तो आपके बाल हवा से जब उड़ते हैं तो मुझे यह सब मंजरों से प्यारा लगता है। जरवा ने बहुत धीमे से कहा था, लेकिन सुनने वाले ने सुन लिया था। इसके कटावदार होंठों पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट आई थी कि वो लड़की इसका सब कुछ बन चुकी थी। इनके सामने अचानक से एक गाड़ी आ रुकी थी। अजमान ने सरस से बाइक रोकी थी। जरवा ने खौफ से इसका कंधा दबोचा था। सरदार और लाला को गाड़ी से निकलते देखकर अजमान एक अदा से बाइक से उतरा। जरवा इसके पीछे करीबन छुप सी गई थी। उफ, कहाँ गुम थे लड़के, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। सरदार ने इसके करीब आते हुए खुशी से इसे देखते हुए पूछा, जबकि लाला नखुवत से
दोनों को घूर रहा था। खैरियत सरदार साहब? अजमार ने आईब्रो झुकाकर पूछा था। तुम्हारी अमानत जो तुम्हें लौटानी थी सोने शहजादे। सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी अमानत? इसने पॉकेट में हाथ डालते हुए कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा, तुम्हारा निकाहनामा। सरदार ने निकाहनामा गाड़ी से निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब क्या फ़ायदा? अजमार ने इन्हें घूरते हुए पूछा। तो सोने, इसमें हमारी क्या गलती? तुमने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं, सरदार को शिकलाकी से कहा, जिस पर वो मुस्कुराया। फिर लाला को तंजिया निगाहों से देखकर निकाहनामा लेकर जेब में डाला। लाला ने इसे घूरा। जवाबन वो जिज करती मुस्कान से मुस्कुराया, कभी ये हमारे घर आना खतरदारी करेंगे तुम्हारी। सरदार ने बंदूक कंधे पर रखते हुए मोहब्बत से इसे दावत दी थी। ज़रूर सरदार साहब, मुस्कुरा कर कहा गया था। आखिर आपका एहसान जो है मुझ पर, इसने संजीदगी से कहा, जिसका मतलब समझकर सरदार मुस्कुराया। फिर इससे हाथ मिलाता हुआ वो और इसके आदमी पलट कर गाड़ी में बैठ गए। जलवा डियर, वो चले गए। इसने हनूज अपनी बैग में सर दिए देखकर मुस्कुराकर इसे बावर करवाया था। उफ, मैं डर गई थी, इनकी शक्लें ही इतनी डरावनी हैं। जरवा ने इसके सामने आते हुए कंधे उचकाकर कहा, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए इसके सर से सर जोड़ा। सुबह पीर शाहजी के पास चले? अजमार ने धीमे से इसे पूछा। हाँ, मैं भी इनसे दवाई लेना चाहती हूँ, जरवा ने झट से कहा। इनकी दवाएं हमेशा हमारे साथ है जरवा। मैं अपना पहला बच्चा इन्हें देना चाहता हूँ जरवा, ताकि वो इसकी अच्छी तरबियत करें कि दुनिया इस पर नाज करे। क्या आपको मेरा ये फैसला मंजूर है? अगर आपको नहीं मंजूर तो जरवा, इनकार का हक आपको है। मैं बिल्कुल भी एतराज़ नहीं करूँगा। इसने इसे देखते हुए धीमे से कहा, आपके लिए तो जरवा की जान भी हाजिर है, और मुझे आपका फैसला दिलो जान से कबूल है कि पीर शाहजी के पास भी तो कोई होना चाहिए ना। मैं तो खुश हूँ आपकी सोच पर। जरवा ने आंखों से बहते हुए आंसुओं से इसे देखते हुए फख्र से कहा था। अजमार ने झुककर इसके बहते हुए आंसुओं पर होंठ रखे थे। वो दोनों बाइक पर बैठते अपनी मंजिल की तरफ बढ़े थे। बाइक को फुल स्पीड पे छोड़ते वो दोनों आपस में एक दूसरे को महसूस करते जा रहे थे। मैं क्या करूं तुम्हारा? बिल्कुल अपने बाप पर कही हो। ना वो मेरी सुनता है और ना तुम। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? जिले ने गुस्से से इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, जो चेंज करने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं था। मम्मा, आप भी तो हम दोनों मासूमों के पीछे पड़ी रहती हैं। अब्दुर्रहमान ने गुस्से से नाक चढ़ाकर कहा था। तुम दोनों मासूम और मम्मा तो टाइम है ना। वो मरवा को देखा, कितनी समझदार बच्ची है। एक तुम हो एक नंबर के चालाक, जिले ने गुस्से से कहा। तो वो अपनी मम्मा पर गई है ना, मैं अपनी मम्मा पर गया हूँ। ऐसा मुझे मुइज़ चाचू कहते हैं, इसने खफगी से कहा। इस मुइज़ को तो मैं सीधा करती हूँ, बिगाड़ कर रख दिया है इसने तुम्हें। जिले दांत पीस कर कहती, आप चाचू को मेरे सामने ऐसा मत कहें। अब्दुर्रहमान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या हो रहा है माँ बेटे में? हारून ने कमरे में आते हुए हल्की से मुस्कान से पूछा। वो अभी हॉस्पिटल से आया था। पापा देखे ना, मामा हम मासूम जानों को कब से डांट रही हैं। अब्दुर्रहमान ने मुंह बनाते हुए मम्मा की शिकायत लगाई। जिले ने दांत पीस कर, वो इंतहाई चालाक और साफ जबान का 4 साला बच्चा था, जिसकी जान अजमार और मुइज़ में कैद थी। बेटा, मम्मा कितना काम करती हैं, हमें नाश्ता बनाकर देती हैं, फिर हमारे कपड़े चेंज करवाती हैं, और फिर मम्मा हॉस्पिटल में जाती हैं, तो आप मम्मा को मत सताया करो ना। हारून ने इसके फूले हुए गालों पर मोहब्बत से होंठ रखते हुए अपने गुस्से से भरी बीवी की साइड ली थी। जिले खफगी से बेड पर बैठी। लेकिन पापा, जरवा चाची नाश्ता बनाती है ना, इसने समझदारी से बात सुनकर कहा। हाँ वो तो है, जाओ मामा से सॉरी बोलो, हारून ने इसके कान में कहा, जो खूब बहू जिले की शक्ल का था। हरकतें भी सारी जिले जैसी थी, पल में तोला पल में माशा। मम्मा, अब्दुर्रहमान आपसे सॉरी बोल रहा है, आप अपने क्यूट से बेटे को माफ़ कर देना, इसने अपने छोटे छोटे कान पकड़कर मासूमियत से कहा, जिस पर जिले को जी भर कर इस पर प्यार आया था। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा प्यारा बच्चा, मम्मा का लाडला सा बच्चा, जिले ने इसे गोद में लेते हुए मोहब्बत से चूमते हुए कहा। हारून ने सीने पर हाथ बांधकर मोहब्बत से देखा कि वो दोनों जान थे इसकी। मम्मा, मैं ज़रूरत खाला के पास जाऊं? इसने सर हिलाते हुए मुस्कुरा कर पूछा। मम्मा की जान जाए, लेकिन खाला को तंग नहीं करना। जिले ने इसके हाथ चूमते हुए मोहब्बत से इसे जाने की इजाज़त दी, जिस पर वो भागता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। आज खैरियत तो है ना? मेरी बीवी के नाक पर इतना गुस्सा क्यों? हारून ने इसे पीछे से अपने मजबूत हिसार में लेते हुए गंभीर लहजे में पूछा था। तुम इतना लेट आए हो, ऊपर से इसराबील के साथ आज तुम्हारी मीटिंग भी थी। जिले ने इसकी तरफ पलटते हुए खफगी से कहा। हाँ, सीरियसली तुम्हारी जलसी नहीं खत्म हुई यार, वो एक बच्ची की माँ है, अब तो इसका पीछा छोड़ दो। हारून ने इसे बहुत करीब करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बस मैं क्या करूँ, वो इतनी खूबसूरत है। जिले ने इसकी शर्ट के बटन खोलते हुए मुंह बनाते हुए कहा। वो जितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन मेरी जुलेखा के आगे वो कुछ भी नहीं। हारून की जुलेखा से भला कोई मुकाबला कर सकता है? हारून ने इसकी ठोड़ी पर होंठ रखते हुए कहा। जिले मुस्कुराई, फिर इसके सीने पर सर रखती बड़बड़ाई। आप इसे हॉस्पिटल से निकाल क्यों नहीं देते?
उफ, हारून ने गहरी सांस ली कि राबील से इसे खुदा वास्ते का बैर था जो ख़त्म तो कभी नहीं हो सकता था। राबील भी तो इसे देखकर गुस्से से नाक मुंह चढ़ाती थी। मेरी बीवी, हारून ने कहते ही इसे बाहों में ले लिया था। खुदा ने ज़िले को एक बहुत खूबसूरत बेटे से नवाजा था जो शक्ल सूरत और आदतों समेत अपनी माँ पर गया था नखरे करने वाला, प्यार करने वाला और जेलसी फील करने वाला। हारून तो दोनों माँ बेटे को हर वक्त समझाता ही रहता था। जरवा और अजमार को अल्लाह ने 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा था, बेटा और बेटी। बेटा इसने पीर शाहजी को दिया था जो कहकर के ये अल्लाह ने दिया है आपके लिए, जिस पर पीर शाहजी की आंखों में पहली बार नमी चमकी थी। पीर शाहजी के पास वो हर एतवार जाते थे। इनका बेटा इब्राहिम जो 3.5 साल का था, पीर शाहजी से और अम्मा सादिया से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो बहुत ही समझदार और शरारती बच्चा था जिसके नकूश अपनी माँ पर जबकि रंग अपने बाप पर था। वो बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। इनकी बेटी मरवा जो अपनी खाला पर थी, बहुत ही ज़िद्दी बच्ची थी, हर किसी की बात भी मानती थी लेकिन करनी सिर्फ अपनी ही थी। मुबीन बेगम की तो जान थी इब्राहिम और मरवा में। इनका रवैया जरवा से बहुत ही अच्छा हो गया था। मुईज़ और नवाल की अभी कोई औलाद नहीं थी, जबकि जैनी और माज की एक बेटी थी, नैना। वो दोनों जद्दा में मुकीम थे। हर साल पाकिस्तान में आकर छुट्टियां गुजारते थे, जबकि मुईज़ अपने बाबा का बिजनेस संभाल रहा था। हरकतें बिल्कुल भी नहीं बदली थी। वही नवाल की नाक में दम करके रखना जिले को जज करता, लेकिन वो प्यार भी बहुत करता था सबसे। नवीन सब बच्चों से एक जैसा प्यार करती थी, अब्दुर्रहमान से, इब्राहिम से और मरवा से। इरम ने अर्शमान की शादी अपनी भतीजे से की थी जो कि मरी में सेटल हो गए थे। इन दोनों को जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद नहीं था। दादी इन सालों में इनसे बिछड़ गई थी। इनका 3 साल पहले इंतकाल हो चुका था। इनकी कमी तो इन्हें सारी ज़िंदगी रहनी थी, लेकिन मरने वालों के आखिर साथ मरा तो नहीं जाता ना। ये क्या है? जरवा ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह आप खोल कर देखें, अजमान ने इसे गोद में बिठाते हुए धीमे से कहा। जरवा ने मुस्कुराते हुए लिफाफा खोला। इसने हैरत से लिखी हुई इबारत पढ़ी, उम्रा की टिकट्स। जरवा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह आप खोल कर देखें, अजमान इसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। जरवा ने मुस्कुराते हुए लिफाफा खोला। इसने हैरत से लिखी हुई इबारत पढ़ी, उम्रा की टिकट्स। जरवा ने हैरत से पूछा, मैं, आप, डैड, मम्मा और अम्मा सादिया इस बार इकट्ठे उम्रा करेंगे। इसने इसके कंधे पर थोड़ी रखते हुए मुस्कुराकर कहा। उफ, मैं कितनी खुश हूँ, आपको बता नहीं सकती। जरवा ने इसके हाथ अपने होंठ आंखों से लगाते हुए शिद्दत से कहा। अजमान ने आहिस्ता इसका हाथ अपने सीने पर रखा। जरवा, माई हार्ट, मैं जानता हूँ। अजमान ने इसे खुद में भेजते हुए डार्क ग्रीन आंखों में चमक लिए हुए पूछा। जरवा ने इसके बालों पर होंठ रखे। जब ही मम्मा की पुकार पर वो दोनों झट से एक दूसरे से अलग हुआ। मम्मा, ये देखिए, रहमान ने मेरी ड्राइंग को ख़राब कर दिया है। मैंने आप दोनों का स्केच बनाया था, इसने ये कहकर ख़राब कर दिया कि मेरा क्यों नहीं बनाया। मरवा ने रोते हुए मम्मा से शिकायत की। मेरा छोना, तो आप भैया का भी बना देती ना। जरवा ने इसकी पोनी को ठीक करते हुए हिदायत दी। बाबा, आप देख रहे हैं, मम्मा हमेशा इस मोटे की साइड लेती हैं। इसने अब इसकी शिकायत अपने बाप से की थी। वही शिकायत इसे वो शायद इसे डांट दे। मैं अभी इसे पूछता हूँ। आप रोना बंद करो। चाचू, मुझसे आप क्या पूछेंगे? मैं कोई जानबूझकर किसी को कोई थोड़े ही कहता हूँ। इसने पहले मुझे मोटा कहा। मैं क्या मोटा हूँ? मैं तो पहले ही नजर लगने से दुबला हो गया हूँ। इसने अंदर आते हुए खफगी से जवाब दिया। इसकी शिकायत करते हुए कहा। जरवा ने मुस्कुराकर इसे देखा कि जान तो इसकी इसमें थी। ऐसा आपसे किसने कहा? अजमान ने आईब्रो झुकाकर कहा। मुईज़ चाचू ने कहा है कि मुझे नजर लग गई है। इसने मुंह पसोड़ते हुए अजमान की गोद में बैठते हुए सर झटकते हुए कहा। बाबा, आप इसे डांटे ना। मरवा ने नाक फुलाते हुए कहा। मुझे क्यों डांटेंगी चाचू? मैं तो मासूम बच्चा हूँ ना चाचू का। इसने मुंह इसकी तरफ करते हुए मासूमियत से पूछा, जिस पर अजमान ने निहायत प्यार से इसे देखा, फिर अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। आप दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। अब दोनों ने नहीं लड़ना, वरना मैं इब्राहिम के पास नहीं लेकर जाऊंगा। इसने दोनों की दुखती रग पर हाथ रखा था। चाचू, हम तो मजाक में एक दूसरे से लड़ते हैं ना मरवा। इसने सर हिलाते हुए जल्दी से मरवा से तस्दीक चाहिए, जिसने ना चाहते हुए भी सर हिलाया कि मजबूरी जो थी। जरवा ने तीनों को मोहब्बत से देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इतनी खुशियाँ इसके मुकद्दर में लिख दी थी। ख़त्म शुद। जी तो जनाब, ये था हमारा प्यारा सा नावल। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको नावल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।